नमस्कार साथियों। तो आज हम जो है आधुनिक भारत का इतिहास जो है अपने नोट से कवर करा रहे हैं। बहुत लोगों ने कहा था कि जो है सर अपने नोट से है जल्दी जल्दी कवर करा दीजिए, एग्ज़ाम नज़दीक है, यूपीएससी का भी एग्ज़ाम नज़दीक है, स्टेट पीसीएस का भी एग्ज़ाम, आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस हैं। तो सब लोगों ने कहा था, इस वजह से जो है हम अपने सभी नोट्स को जो है आपको उपलब्ध करा रहे हैं। और अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका प्री और मेंस दोनों कवर हो जाएगा। हम लोग को जो दिल्ली में कोचिंग मिली थी वो पीटी के लिए अलग और मेंस के लिए अलग ऐसा नहीं था। हम लोग को पीटी और मेंस को एकदम संयोजित करके साथ में पढ़ाया गया था। ठीक है, तो ये जो नोट्स है अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपका पीटी और मेंस दोनों कवर होगा। जैसे ये आधुनिक भारत का इतिहास है तो ये आपके पीटी में भी काम करेगा और मेंस के जो फर्स्ट पेपर है जीएस 1 पेपर, तो इसमें भी ये आपके लिए लाभदायक रहेगा 100%। अगर आप इसको कर लेते हैं और लूसेंट को जो फैक्ट जिसमें दिया होता है नीली वाली बुक, अगर आप उसको कवर कर लेते हैं तो आपका पीटी निकल जाना चाहिए। और एक्स्ट्रा आपको करंट जो है आप किसी भी मैगजीन से जो है कहेंगे तो आप करंट भी मैं डाल दूंगा। तो इतना चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो आपका पीटी कोई नहीं रोक सकता। और रही बात वनडे एग्ज़ाम का, तो यूपीएससी का जो ये वीडियो का एग्ज़ाम है, लेखपाल का एग्ज़ाम है, चाहे कोई एग्ज़ाम हो, सभी में जीएस का जो है योगदान है। अगर आप इसको करते हैं, देखिए दोस्तों, आज का जो एग्ज़ाम हो रहा है इसमें चाहे वनडे का एग्ज़ाम हो चाहे सिविल का एग्ज़ाम हो, सब में जो है ना कॉन्सेप्ट वाइज और फैक्ट दोनों मिला के क्वेश्चन पूछ रहा है और कौन कहाँ से क्वेश्चन आ जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप विस्तार से इस नोट से अगर कवर करेंगे बहुत कम समय में, मैं जल्दी जल्दी कवर कराऊंगा, तो आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएंगे और पूरा जो जैसे ये मॉडर्न हिस्ट्री है तो इसमें जो भी चीज़ें हैं आप सभी चीज़ों को कवर कर लेंगे कम समय में। जैसा कि ये आधुनिक भारत का इतिहास है मेरे नोट्स में, तो मैं कोशिश करूँगा कि 5 से 6 वीडियो में 2-2 घंटे के वीडियो में मैं पूरा कवर करा दूँगा। इसी तरह एंशिएंट, मेडिवल, ठीक है, बाद में वर्ल्ड में डालूँगा, फिर ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। इसी तरह मेंस के जो इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, एथिक्स हो गया, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, ये सब चीज़ें जो मेंस की चीज़ें हैं इसको समय आने पे कवर कराई जाएगी प्री के बाद। तो हम लोग जो पढ़ते थे वो पीटी और मेंस को साथ में रख के तैयारी करते थे और इससे हम लोग को पीटी में ज़्यादा दबाव भी नहीं पड़ता था और मेंस में तो एकदम नहीं पड़ता था। ठीक है, इसी को जो है बार बार रिवीजन करके जाते थे। तो आप इसका लाभ उठाइए और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे साथी हैं, ठीक है, उनको भी बहुत लाभ होगा। तो इस वीडियो को मैं लगातार जारी रखूँगा। अगर आप हमको कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो मैं सारे सब्जेक्ट अपने नोट से जो है आपको कम समय में कवर करा दूँगा। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए जिससे हम मोटिवेट हो सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर हमारे वीडियो को देखेंगे ना तो हमारे अंदर उत्सुकता होती है कि यार चलो डालते हैं, 4-5 हज़ार लोग की ज़रूरत है। ठीक है, तो साथियों बस आपको इतना करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे ना, शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोग तक वीडियो पहुंचेगा। तो मेरे अंदर से कम 5 हज़ार लोग भी रहेंगे तो हमारा जो है ना अंदर से मोटिवेटेड रहेंगे हम वीडियो डालने के लिए। तो आइए देखते हैं हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें आप देख रहे हैं पीटी और मेंस की सिलेबस है। आधुनिक भारत का इतिहास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पूरे आधुनिक भारत के इतिहास में। तो पहला इसमें देखिए दोस्तों, हम पेन का यूज़ कम करेंगे क्योंकि हमारे मोबाइल में ना पेन थोड़ा सा ना फिसलता है। पेन का जहाँ ज़रूरत होगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ मैं यूज़ करूँगा। तो आधुनिक भारत के इतिहास में जो है ये सिलेबस है। जैसे पहला चैप्टर है यूरोपियों का भारत में आगमन। ठीक है, तो यूरोपियों का भारत में आगमन में हम लोग देखेंगे पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डच के बारे में पढ़ेंगे, फिर अंग्रेज़ आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। इसी सीक्वेंस में इनका आना हुआ भारत में, तो इसको हम लोग पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। ये एक एक लेसन है दोस्तों, ठीक है। ये मेंस में अगर आप देखेंगे तो ये एक एक चैप्टर है और इसी के अंतर्गत प्री में फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप स्टोरी के रूप में पढ़ लेंगे, ठीक है, जितना एग्ज़ाम में आता है उतना ही हम लोग को नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए स्मार्ट लोग जैसे होता है ना, जिस तरह से लोग सिलेक्शन पाते हैं, तो स्मार्ट लोग कहते हैं कि
अगर आप सिविल में आ रहे हैं, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या किसी आज के गवर्नमेंट एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, तो एग्ज़ाम की प्रवृत्ति के हिसाब से ये नोट्स में जो चीज़ें ली गई है, जैसे हम लोग 1.5 लाख फीस दे के जो है कोचिंग किए थे, ठीक है, और हर महीने 15,000 12,000 रुपया महीने का खर्चा था, तो 2 साल का तक कोचिंग चला, तो ये पैसे आपके बचेंगे। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। और जिस तरह से नोट्स लिखा हुआ है आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो दूसरा लेसन है ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बंगाल के बारे में, मैसूर, मराठा, पंजाब, अवध। इसमें ब्रिटिशों ने कैसे शासन किया, किस तरह से जो है यहाँ के राजाओं को इन्होंने परास्त करके इस पर शासन किया। फिर हम लोग देखेंगे ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियाँ देखेंगे। ठीक है, किस तरह से इनकी नीतियाँ बनी। तो ये शासन जो बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब, ये तमाम जो राज्यों में इन्होंने शासन किया, उनकी नीति किस तरह की थी कि इन्होंने शासन कर पाए। ठीक है, इनको जीत सके। तो उसमें वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली इसमें बहुत लाभदायक रही, और डलहौजी की विलय हड़प नीति। ठीक है, विलय और हड़प एक ही चीज़ है, तो डलहौजी की हड़प नीति जो थी, जिस तरह से आप देख रहे थे, डलहौजी की हड़प नीति में आपके तमाम जो राज्य जो है इसी तरह हड़प लिया गया, अवध को भी, तमाम जो राज्य हैं आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे ब्रिटिश की आर्थिक नीतियाँ कैसी थी। उसमें भू राजस्व नीति, कृषि का वाणिज्यीकरण और हस्तशिल्प उद्योगों का कैसे पतन हुआ भारत में, हिंदुस्तान में, इस चैप्टर को देखेंगे। रेलवे धन की निकासी, रेलवे से कैसे यहाँ के धन को जो है इंग्लैंड भेजा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम लोग ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ, जिसमें शिक्षा नीति और समाज सुधार को देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियाँ कैसी थीं, जिसमें हम लोग सिविल सेवा का उद्भव इन्होंने ही किया था हिंदुस्तान में। उसमें पुलिस सेवा भी था, सैन्य संगठन, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जो कि ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत बनते हैं। फिर भारतीय प्रतिक्रिया, फिर जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह, 1857 का विद्रोह होता है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये ज़्यादा नहीं है दोस्तों, जितने एग्ज़ाम में आते हैं आप देखेंगे आगे कि मेरे नोट्स में उतना ही दिया है जितना एग्ज़ाम में आता है, और आपको बहुत मज़ा आएगा। स्टोरी ग्रुप में है। ठीक है, तो मैं अपने नोट्स को पढ़ूँगा, ज़्यादा आपका समय नहीं बर्बाद करूँगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो कितना लाभदायक है। इसके बाद अगर आप लूसेंट पढ़ेंगे ना, तो जिसको लूसेंट याद नहीं होता है, नीली वाली फैक्ट, वो किसी को आज तक नहीं याद होगा पूरी तरीके से। ठीक है, 30% लोगों को याद हो जाता, तो लोग कहते हैं मेरा याद हो गया। ऐसा नहीं है, आप फंस जाते हैं एग्ज़ाम में। तो अगर आप इस वीडियो को, इस नोट्स से अगर आप कवर कर लेते हैं, उसके बाद, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इस नोट्स को पढ़ता था, फिर उसके बाद लूसेंट को पढ़ के जाता था, तो मेरा पीटी आसानी से हो जाता था। ठीक है, तो आप भी यही तरीका अपनाएं, आपका आसानी से हो जाएगा। तो भारतीय प्रक्रिया और जनजातीय विद्रोह, भारतीय प्रतिक्रिया के रूप में जो अंग्रेज शासन कर रहे थे, इतना भारतीयों को परेशान कर रहे थे, तो उसके एवज में भारतीय प्रतिक्रिया के रूप में जनजातीय विद्रोह होता है, तरह तरह के SC ST जो है विद्रोह होता है, किसानों का विद्रोह होता है, 1857 का विद्रोह होता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब चैप्टर हैं। ठीक है, इन्हीं चैप्टर को आगे हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो राष्ट्रीय आंदोलन है, इसमें पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रवाद का उदय, कांग्रेस की स्थापना, राष्ट्रीय आंदोलन की विभिन्न धाराएं को हम लोग देखेंगे, जिसमें उदारवादी, उग्रवादी, गांधीवादी, समाजवादी, क्रांतिकारी, ये सब मेंस में आप देखते होंगे क्वेश्चन, किसको लिखने को आता है मेंस के एग्ज़ाम में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में दिया हुआ है, इसको विस्तार से हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा। और ये सामाजिक जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं बैठ रहे हैं समाज में, तो हम वहाँ वार्तालाप होता है, तो आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये काफ़ी चीज़ों में आपके ज्ञान जो है हर चीज़ों में ज़रूरी है, हर जगह काम आती है। फिर उसमें हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन से आयोग और समितियाँ बनी, और स्वतंत्रता कैसे मिला हम लोगों को,
और फिर विभाजन कैसे हुआ भारत पाकिस्तान के रूप में, ठीक है, फिर संवैधानिक विकास कैसे हुआ, ठीक है, किस तरह से हमारा संविधान बनाया गया, ठीक तरह। तो इतनी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में। और ये पीटी और मेंस, प्री और मेंस दोनों के लिए 100% लाभदायक है। अगर आप इसको पढ़ के जाएं और लूसेंट पढ़ के जाएं, आपका कहीं नहीं है, किसी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। मेंस में भी अगर आप एनसीईआरटी अगर साथ में पढ़ लेते हैं 11th और 12th का, ठीक है, और ज़्यादा अगर टाइम मिले तो 10th का, अगर कम टाइम है तो 11 12 खाली पढ़ लेते हैं तो आपको मेंस में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको और आप एनसीईआरटी 11 12 पढ़ के जाइए, एकदम आराम से आप लिख के आएंगे। चलिए हम लोग पहला चैप्टर जो हम लोगों ने देखा था, पहला चैप्टर यूरोपियों का भारत में आगमन, ठीक है, ये पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़, डेनिश, फ्रांसीसी इसी सीक्वेंस में आए थे और इनके बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आधुनिक भारत का इतिहास का आगमन शुरुआत करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए मेरे दोस्तों को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचे कि जो है मैं पूरा कोर्स डाल पाऊँ, पूरा आपका यूपीएससी के सारा सिलेबस में कवर करा दूंगा, विश्वास मानिए। बस आपको इतना करना है कि मेरे वीडियो को हर इंसान लाइक करके जाए, जो कि मेरे ग्रामीण पृष्ठभूमि के मेरे दोस्त हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचे। बेचारे उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता है, वो दिल्ली में जाकर तैयारी नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। और मुझे भी लाभ होगा, मेरे अंदर भी मोटिवेशन आएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़े हैं, तो मेरे अंदर से वो आवाज़ आएगी कि भाई हमको रोज़ डालना चाहिए, ठीक है मित्रों। तो चलिए आइए शुभारंभ करते हैं सरस्वती माँ का नाम लेके। तो यूरोपियों का आगमन पहला चैप्टर था। तो पहले आए थे पुर्तगाली आए थे 1498 में, ठीक है। पुर्तगाली 1498 में पहला पुर्तगाली आया था, वास्को डी गामा, ठीक है। तो पुर्तगाली सर्वप्रथम आए, वह सबसे अंत में गए, ठीक है। तो फैक्ट में पूछ देता है कि सबसे शुरू में कौन आए और सबसे अंत में कौन गए, तो पुर्तगाली आपका आंसर होगा। कब गए, तो 1961 में गए, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया था, कोचीन में। पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री की स्थापना 1503 में, 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री की स्थापना की। और भंडार गृह जो है, जिसमें भंडार गृह उसको कहते हैं जहाँ सैनिक, व्यापारी, सुरक्षा, लोगों के लिए आवास, ठीक है, उसका जहाँ व्यवस्था बनाई जाती है उसको भंडार गृह कहते हैं, ठीक है। तो भंडार गृह के समय इतना ध्यान रखिए कि वहाँ उत्पादन कार्य नहीं होता है, ठीक है। वहाँ सिर्फ सैनिक रहते हैं, व्यापारी, सुरक्षा, लोगों के लिए आवास होता है वहाँ पे, वहाँ उत्पादन कार्य नहीं होता है। फिर ये हम लोग पुर्तगाली से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, ठीक है। समुद्र पर नियंत्रण करने के लिए ये परमिट लेते थे, तमाम जो है समुद्र में व्यापार होता था। तो ये इतने मजबूत हो गए थे, इतने शक्तिशाली हो गए थे कि ये बाकी सब व्यापारियों से, ये भारतीय व्यापारियों से भी ये परमिट लेते थे। इनके परमिट एक तो पेपर के रूप में होता था, कुछ पैसा लेके वो देते थे, तो इससे व्यापार का आदान प्रदान, उनकी नाव इधर से उधर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, ठीक है। तो इसके लिए परमिट जो है यही देते थे। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय पुर्तगाली थे और इन्होंने मसाला व्यापार को ध्यान में रखते हुए भारत में प्रवेश किया और विभिन्न स्थानों पर फैक्ट्री, किले, बस्ती, कारखाना बसाई। ये कारखाने उत्पादन के केंद्र नहीं थे बल्कि भंडार गृह थे। यहाँ पर वस्तुओं का संग्रहण करके उनको यूरोप भेजा जाता था। यह फैक्ट्री एक किलाबंद क्षेत्र होती थी जहाँ गोदाम के लिए और कंपनी के कर्मचारी या व्यापारी के लिए आवास भी होते थे। पुर्तगालियों में कारखाना निर्माण पद्धति को इटली के व्यापारियों से प्राप्त किया, ठीक है। पुर्तगालियों ने कारखाना निर्माण पद्धति को इटली के व्यापारियों से प्राप्त किया। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट कालीकट में 1498 आया, ठीक है। सबसे पहला यात्री जो था वास्को डी गामा था, जो कि भारत के पश्चिमी तट कालीकट, जो कि केरल में है कालीकट, उसमें 1498 में आया, जहाँ हिंदू शासक जमोरिन, ठीक है, जिसको सामूरी भी कहते थे, ने स्वागत किया, ठीक है। वास्को डी गामा का जमोरिन ने स्वागत किया।
जबकि अरबी व्यापारियों ने विरोध किया। ठीक है, वहीं पे अरबी जो व्यापारी थे वो इसका विरोध कर रहे थे वास्को डी गामा का, और विरोध का कारण व्यापार ही था। वो नहीं चाहते थे कि विदेशी यहाँ यूरोपी व्यापार करें। ठीक है, तो अरबी व्यापारियों ने इसका विरोध किया। पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर जो था अल्मेडा था, जिसने नीली पानी नीति अपनाई, अर्थात शांतिपूर्वक व्यापार करने की नीति। ठीक है, तो पहला गवर्नर जो पुर्तगालियों का था वो अल्मेडा था, जिसने नीली पानी नीति, ठीक है, नीली पानी नीति ध्यान रखिएगा, अपनाई। ठीक है, अर्थात शांतिपूर्वक व्यापार करने की नीति। इसका अर्थ है शांतिपूर्वक व्यापार करने की नीति। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे भारत में स्थायी पुर्तगाली बस्ती की स्थापना की जा सके। इसी संदर्भ में उसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, और अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा प्राप्त किया। तो ध्यान रखिएगा, अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे भारत में स्थायी पुर्तगाली बस्ती की स्थापना की जा सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जनसंख्या बढ़ सके और बस्ती बस सके। इसी संदर्भ में उसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता। पूछता है कि यूरोपियों पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, तो आप आंसर देंगे पीटी में अल्बुकर्क। ठीक है, ये 1510 में इसने गोवा प्राप्त कर लिया था, और गोवा को ही राजधानी इसने बनाया। अगले गवर्नर नीनो डी कुन्हा। ये हम लोग पुर्तगालियों के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सारे जो अधिकारी हैं पुर्तगाली से रिलेटेड हैं। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। तो अगले गवर्नर नीनो डी कुन्हा थे। तो नीनो डी कुन्हा ने 1530 में 1530 में गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। ठीक है, तो अल्बुकर्क ने गोवा प्राप्त किया और नीनो डी कुन्हा ने गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। इसको ध्यान रखिएगा, इसमें फंसाता है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में इसी तरह फंसाता है। तो गोवा को उसने जीता किसने, अल्बुकर्क ने, और गोवा को राजधानी बनाया नीनो डी कुन्हा ने 1530 में। 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह हुआ। फलतः उपहार स्वरूप ब्रिटिश को बॉम्बे प्राप्त हुआ, जिसे आगे चलकर 1668 में अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश कंपनी को दे दिया। तो कहने का मतलब जो है दोस्तों, जो पुर्तगाली थे उसके राजकुमार, जो ब्रिटिश राजकुमार मतलब इंग्लैंड के जो राजकुमार थे ब्रिटेन के, उनका नाम था चार्ल्स द्वितीय। इसी के साथ जो है पुर्तगाली जो आए हैं ये पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह हुआ। ठीक है, तो ब्रिटिश के राजा थे और पुर्तगाली रानी थी, इनका दोनों का विवाह हुआ। तो दहेज स्वरूप जो है या उपहार स्वरूप जो है पुर्तगालियों ने ब्रिटिश जो राजा हैं, राजकुमार है चार्ल्स द्वितीय, उनको उपहार स्वरूप ब्रिटिश को बॉम्बे प्राप्त हुआ, मतलब मुंबई जो आज का मुंबई है उसको उपहार में दे दिया। ठीक है, उस समय मुंबई और गुजरात एक में ही था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मुंबई और गुजरात पूरा मुंबई ही था। तो इसको चार्ल्स द्वितीय को दे दिया पुर्तगालियों ने, जिसे आगे चलकर 1668 में अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश कंपनी को दे दिया। तो चार्ल्स द्वितीय जो ब्रिटेन के राजकुमार थे, उन्होंने इसी मुंबई को आगे चलकर अंग्रेज़ों को जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको दे दिया। ठीक है, कुछ पैसा किराया लेके उनको दे दिया। उनको हर सालाना जितना पैसा चाहिए था, टैक्स चाहिए था, उनको दिया जाता था, और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों को दे दिया 1668 में। पुर्तगालियों ने व्यापार के लिए परमिट भी जारी किया, जिसे कॉटेज अल्मेडा, ठीक है, काफिला पद्धति कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि समुद्र में जो व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों ने व्यापार के लिए परमिट भी जारी किया, जिसे कॉटेज अल्मेडा कहा जाता है। ठीक है, कॉटेज अल्मेडा पद्धति भी कहा जाता है। इसे न लेने वालों को दंडित करते हुए, यही जो
काटेज अरमेडा हो, इसको ना लेने वाले को दंडित करते हुए उसके समुद्री जहाज़ को लूट लिया जाता था। तो पुर्तगाली बहुत बड़े लुटेरे थे, ठीक है, समुद्र में बहुत लूटपाट करते थे, ठीक है। तो समुद्री जहाज़ को लूट लिया जाता था। अकबर तक ने पुर्तगालियों से निःशुल्क काटेज प्राप्त किया। तो अकबर का भी जो व्यापार होता था, सोचिए, तो पुर्तगालियों को जो है, अकबर तक ने पुर्तगालियों से निःशुल्क कॉटेज प्राप्त किया। तो अकबर को जो है पैसा नहीं देना पड़ता था, लेकिन उसने अकबर को भी परमिट की ज़रूरत पड़ती थी। तो मतलब व्यापार वहाँ करना है समुद्र में तो परमिट ज़रूरी है, परमिट लेना ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो जहाज़ लूट लिया जाता था। तो अकबर से तो बल्कि पैसा नहीं लिया जाता था, लेकिन उसको भी परमिट लेना पड़ता था। इसी से समझ लीजिए कि जो देश का राजा है उसी से उसको भी परमिट लेना पड़ रहा है। अब इनकी शक्ति का आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ठीक है। तो जो गोवा क्षेत्र का जो आप देख रहे हैं, ये अरब सागर का क्षेत्र, बड़ा अच्छा इनकी पकड़ थी समुद्र में। तो नेक्स्ट टॉपिक है पुर्तगालियों के पतन का कारण। अब इनके पतन का कारण क्या हुआ, अब इसको समझते हैं हम लोग। पुर्तगालियों, इसी तरह मीन्स में लिखना होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से पुर्तगालियों जैसे क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरीके से जो है हेडलाइन डाल के आप इसको लिखेंगे। तो नेक्स्ट हेडलाइन है पुर्तगालियों के पतन का कारण। अब इनके पतन का कारण क्या है, इसको देखा जाए। पुर्तगालियों की ईसाईकरण की नीति ने असंतोष पैदा किया। अब जैसे पुर्तगाली जो यहाँ आए थे, ये क्रिश्चियन मिशनरी को लाए थे और लोगों को क्रिश्चियन बनाते थे, ठीक है, कुछ पैसा का लालच देके। खासकर आदिवासी जो इलाका, जो पिछड़े इलाका थे, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, जिनको खाने पीने की दिक्कत रहेगी, वो क्या करेंगे, वो कुछ पैसा लेके भाई कोई भी धर्म उनको मिल जाए। तो पुर्तगालियों की ईसाईकरण की नीति ने जो है असंतोष पैदा किया, ये कारण था पुर्तगालियों का पतन। इससे भारतीय जो है नाखुश हुए, ठीक है। व्यापार के साथ इन्होंने लूटपाट की नीति जारी रखा, अतः विरोधी पैदा हुए, ठीक है। तो लूटपाट इन्होंने इतना किया कि जो है इससे विरोधी पैदा हो गए इनके। अन्य यूरोपीय कंपनी के साथ संघर्ष में पराजित हुए, ठीक है। तो ये यूरोपीय कंपनी से पराजित भी हुआ। जैसे इंग्लैंड से जो ब्रिटिश है, इन्होंने 1760 में इनको वांडीवास के युद्ध में हराया था। तो ये भी कारण है पुर्तगालियों के पतन कारण। तो जो लाइन लिखे हैं एग्जैक्ट यही लाइन आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं, ठीक है, संक्षिप्त में एकदम जितना लिखा है बस आपको उतना ही समझना है। अब पुर्तगालियों की योगदान भारत में क्या क्या रहे हैं, इसको आप देख लीजिए कि वो भारत में क्या क्या लाए थे। आज आप देखते हैं प्रेस, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस जो देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं आप लोग, मीडिया देख रहे हैं, ये सब पुर्तगालियों का लाया हुआ हिंदुस्तान में है, ठीक है। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की 1556 में, 1556 में, ठीक है, 1556 में गोवा में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। किसने, पुर्तगालियों ने। तंबाकू की खेती का प्रचलन किया, ठीक है, जहांगीर के काल में। उस समय जहांगीर का काल था जिसमें तंबाकू की खेती का प्रचलन किया। गोयक स्थापत्य कला का भारत में प्रवेश किया। एक स्थापत्य कला है, ठीक है, जैसे पेंटिंग होता है ना, तो उसी तरीके कोई गोयक स्थापत्य कला था को उसको उन्होंने भारत में लाया। जहाज़ निर्माण का काम भी इन्होंने लाया, ठीक है, जहाज़ निर्माण का इन्होंने काम किया कालीकट एवं गुजरात में, ठीक है। शाहजहां ने 1632 में हुगली का क्षेत्र तथा 1686 शाहजहां ने 1632 में हुगली का क्षेत्र तथा 1686 में औरंगजेब ने चटगांव में अधिकार कार्य किया, ठीक है। जहाज़ों के परमिट में गोला बारूद तथा काली मिर्च का व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। तो ध्यान रखिएगा, जहाज़ों के परमिट में उसमें गोला बारूद तथा काली मिर्च का व्यापार करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि ये दोनों काम ये खुद करते थे और वो किसी को ये काम नहीं करने देते थे, ठीक है, काली मिर्च का और गोला बारूद का काम। बॉम्बे, चौल द्वीप, साल्सेट एवं जेसिन नामक क्षेत्र पर पुर्तगाली वायसराय क्रेस्टो द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया। ये जो बॉम्बे के इर्द गिर्द के क्षेत्र हैं, बॉम्बे, चौल द्वीप, साल्सेट और जेसिन नामक क्षेत्र पर पुर्तगाली वायसराय क्रेस्टो द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया। एशियाई देशों से व्यापार के लिए नागपट्टनम बंदरगाह का प्रयोग करते थे,
ठीक है। एशियाई देशों से जो व्यापार ये करते थे पुर्तगाली, उसके लिए इन्होंने नागपट्टनम बंदरगाह का प्रयोग किया। नागपट्टनम बंदरगाह कर्नाटका साइड में है शायद। ये कोरोमंडल तट के मुसलीपट्टनम एवं पुलिकट शहरों से वस्त्रों को एकत्रित कर निर्यात करते थे। ठीक है। कोरोमंडल तट आप जान ही रहे हैं। कोरोमंडल तट के मुसलीपट्टनम एवं पुलिकट शहरों से वस्त्रों को एकत्रित कर निर्यात करते थे। ठीक है। तो ये कपड़ों का निर्यात करते थे कोरोमंडल तट से लेकर। उनका उद्देश्य हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना था। ठीक है। तो उनका उद्देश्य क्या था? हिंद महासागर आप जो देख रहे हैं के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना था। तो समुद्र पे मतलब पूरा इनका पूरा राज्य था। तो ये हम लोग पुर्तगाली के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम लोग दूसरे नंबर पे डच आए थे। ठीक है। डच आज का जो है हॉलैंड, नीदरलैंड आप देख रहे हैं देश, उन्हीं को आप डच कहते थे। फिर होता है डचों का आगमन। तो कोरोमंडल तट पर ये वस्त्र निर्यात करते थे। तो कोरोमंडल तट पे जो है पुर्तगाली भी वस्त्र निर्यात करते थे और डचों ने भी यही काम किया। ठीक है। तो कोरोमंडल तट पर वस्त्र निर्यात करते थे। 1759 में बेदरा का युद्ध अंग्रेज़ों एवं डचों के बीच हुआ। ठीक है। बेदरा का युद्ध, ध्यान रखिएगा, 1759 में बेदरा का युद्ध अंग्रेज़ों एवं डचों के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। इस कंपनी की देखरेख के लिए 17 सदस्यीय बोर्ड बनाया गया, जो डच सरकार का कंपनी पर नियंत्रण था। ठीक है। डच सरकार कहने का मतलब कि सरकार का जो डच कंपनी जो भारत में आई थी, इस पे डच सरकार, जो नीदरलैंड की सरकार थी, हॉलैंड की सरकार, उसका शासन था या नियंत्रण था। वो जो कहती थी वही ये करते थे भारत में। कंपनी के द्वारा की गई सभी संधियों डच सरकार के नाम से की जाती थी। ठीक है। तो सरकार वहाँ से जो संधि करती थी वही मान्य होता था, मतलब सारा नियंत्रण वहीं से होता था, नीदरलैंड से। डच कंपनी को युद्ध करने, संधि करने, क्षेत्र का विस्तार करने, दुर्ग बनाने की शक्ति सरकार के द्वारा प्रदान की गई थी। अब हम लोग अभी डचों के बारे में पढ़ रहे हैं। डचों का मुख्य लक्ष्य दक्षिण पूर्व एशिया था। अतः डचों ने वाटविया, जो कि इंडोनेशिया में क्षेत्र है, में अपना मुख्य केंद्र बनाया। भारत स्थित डच कंपनी इसी केंद्र के प्रति उत्तरदायी थी। तो डच जो है भारत में तो थे ही, लेकिन ज़्यादा उनका जो व्यापार उन्होंने जो बढ़ाया था वो इंडोनेशिया में बनाया था, वाटविया क्षेत्र में। ठीक है। बाद में वो वहाँ चले भी गए हिंदुस्तान छोड़ के। अपनी सारी चीज़ों को ब्रिटिश को देने के बाद, इंग्लैंड वालों को देने के बाद, ये वहीं जाके इंडोनेशिया में ही व्यापार करने लगे। तो डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात पर ज़्यादा महत्व दिया। इस तरह भारत से भारतीय वस्तुओं व वस्त्र के निर्यात को सर्वप्रथम बनाने का श्रेय डचों को है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात पर ज़्यादा महत्व दिया। ठीक है। तो डच जो है वो मसालों का ज़्यादा निर्यात नहीं करते, उससे ज़्यादा कपड़ों का निर्यात करते थे। सबसे ज़्यादा कपड़ों को प्राथमिकता देते थे। और पुर्तगाली मसालों का ज़्यादा व्यापार करते थे। ठीक है। कपड़ा का वो भी करते थे, लेकिन डचों ने जो है कपड़ों को ज़्यादा महत्व दिया। इस तरह भारत से भारतीय वस्तुओं व वस्त्र के निर्यात को सर्वप्रथम बनाने का श्रेय डचों को है। अर्थात डचों ने कोरोमंडल के तट के वस्त्र निर्यात को प्रमुखता दी। भारत में अंग्रेज़ों ने बेदरा की युद्ध 1759 में डचों को पराजित कर उनकी शक्ति को समाप्त किया। ठीक है। तो बेदरा के युद्ध में डच जो है अंग्रेज़ों से हार गए और वो अपना सब कुछ बेच के अंग्रेज़ों को ये इंडोनेशिया में अपने व्यापार करने लगे। अब हम लोग पुर्तगाली पढ़ लिए, डच पढ़ लिए। अब हम लोग डेनिश कंपनी, ठीक है, जो डेनमार्क की कंपनी तीसरे नंबर पे आई थी, अब उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो डेनमार्क, आज का जो डेनमार्क है वो उस समय डेनिश
कहा जाता था। तो डेनिश कंपनी आई थी तीसरे नंबर पे। इस कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी और इसने 1620 में भारत में त्रकुम्बार, जो कि केरल में है, त्रकुम्बार में अपनी पहली बस्ती बसाई। 1745 में इन्होंने अपने व्यापारिक केंद्रों को ब्रिटिश कंपनी को बेच दिया और चले गए, ये भी बेच के चले गए। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट अंग्रेज, ठीक है, ब्रिटिश। तो अब चौथे नंबर पे अंग्रेज़ों का भारत में आगमन हुआ। अब हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और यही सभी को हरा के और यही शासन करते हैं। सबको पहले हराया, फिर हिंदुस्तानियों को इन्होंने बारी बारी जो है परास्त किया और पूरे भारत पे इन्होंने शासन किया। तो आइए देखते हैं अंग्रेज़ों का आगमन और इसका निजी स्थायित्व यहाँ हो गया हिंदुस्तान में। 1588 में स्पेनिश आर्मेडा की पराजय, ठीक है, स्पेनिश जो अधिकारी था आर्मेडा की पराजय हुई थी 1588 में। 1588 में अंग्रेज़ों ने अपनी नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित की और फिर पूर्वी दिशा में व्यापार के लिए कदम बढ़ाया, ठीक है। नौसैनिक शक्ति पहले पुर्तगाली को मजबूत थी, लेकिन पुर्तगालियों को हराने के बाद अब नौसैनिक जो है, नौसैनिक के मामले में अंग्रेज़ सबसे आगे निकल गए, ठीक है। तो उन्होंने अपनी श्रेष्ठता स्थापित की और फिर पूर्वी दिशा में व्यापार के लिए कदम बढ़ाया। इसी क्रम में 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है। 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि अंग्रेज़ों की कंपनी है, की स्थापना हुई, जिसे आरंभ में 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार मिला और फिर 1609 में जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित काल के लिए कर दिया। समझ रहे हैं, शुरू में 15 वर्ष के लिए ये व्यापार करने आए थे पूर्वी देशों के साथ, ठीक है। फिर बाद में 1609 में जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित काल के लिए कर दिया। मतलब जब तक मन चाहे तब तक आप व्यापार कर सकते हैं पूर्वी देशों में। पूर्वी देशों में एक भारत भी है। कंपनी के प्रबंधन के लिए एक संचालक मंडल होता था, जो कंपनी की सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई थी। इस कंपनी में स्वयं इंग्लैंड के शासक भी एक हिस्सेदार के रूप में थे। 1608 में जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में सूरत में पहली बस्ती खोली गई। इसको ध्यान रखिएगा, कितनी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। तो अंग्रेज जो कैप्टन हॉकिंस था, वो जब इंग्लैंड से चला था तो उस समय राजा अकबर था, ठीक है। तो जब कैप्टन हॉकिंस जो है मुग़ल दरबार में जब पहुंचा तो अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। तो उस समय जहांगीर, उसका बेटा जो है, शासन की सत्ता संभाल रहा था। तो कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में सूरत में पहली बस्ती खोली गई। तो सूरत में इन्होंने अपनी पहली बस्ती खोली, ठीक है। किंतु इसे जहांगीर की अनुमति प्राप्त नहीं थी। तो अंग्रेज़ों ने जो ये बस्ती बनाई थी सूरत में, जहांगीर ने इसकी अनुमति, मतलब जहांगीर से इन्होंने अनुमति नहीं प्राप्त की थी, ठीक है। अतः इसे 1613 में जहांगीर ने अनुमति प्रदान की। बाद में 1613 में जहांगीर ने इसकी अनुमति दे दी। इस सूरत में अंग्रेज़ों की पहली स्थायी बस्ती की स्थापना हुई, ठीक है। तो पूछता है कि पहला अंग्रेज़ों ने अपनी पहली बस्ती कहाँ स्थापित की, तो आप सूरत टिक लगाएंगे, ठीक है। 1639 में अंग्रेज़ों ने मद्रास पर नियंत्रण किया और यहाँ सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की। 1687 में नगर निगम की स्थापना की। 1686 में औरंगजेब और अंग्रेज़ों के बीच व्यापार को लेकर विवाद हुआ और अंततः अंग्रेज़ पराजित हुए, ठीक है। औरंगजेब ने अंग्रेज़ों को पराजित कर दिया 1686 में। 1698 में बंगाली सूबेदार अजी मुसान ने अंग्रेज़ों को सुल्तानती गोविंदपुर, कालीकाता, ठीक है, जो कि आज का कलकत्ता है,
की जमींदारी प्रदान की। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों लाइन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 1698 में बंगाली सूबेदार जिसका नाम अजी मुसान, ठीक है, इसका नाम ध्यान रखिएगा, इसने अंग्रेज़ों को सुतानती, गोविंदपुर और कालीकाता की जमींदारी प्रदान की, जो कि ये वेस्ट बंगाल के क्षेत्र थे, कलकत्ता के क्षेत्र थे, ठीक है। तो इसकी जमींदारी जो है इसने अंग्रेज़ों को दे दिया, जो कि बंगाल उस समय बहुत समृद्ध था दोस्तों। तो इसका जमींदारी मिलना अंग्रेज़ों के लिए बहुत लाभदायक हुआ। इसी का टैक्स वसूल की इन्होंने बहुत लाभ कमाए, वहीं से इनकी शुरुआत हो गई थी, समझ रहे हैं। ये जो सूबेदार अजी मुसान ने वहीं से गंदगी शुरू कर दिया। इसने अंग्रेज़ों को ये जो सुल्तानती, गोविंदपुर और कोलकाता की जमींदारी प्रदान की, यहीं से अंग्रेज़ समृद्ध होना शुरू हो गए। इन स्थानों को मिलाकर जॉब चारनाक ने फोर्ट विलियम कलकत्ता की स्थापना की, ठीक है। तो इन्हीं क्षेत्रों को बाद में मिला के जॉब चारनाक नाम का अंग्रेज़ अधिकारी ने फोर्ट विलियम, ठीक है, कलकत्ता की स्थापना की, जिसका प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर था। तो पूछता है क्वेश्चन कि फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की, ठीक है, कलकत्ता की स्थापना किसने की, तो जॉब चारनाक, ध्यान रखिएगा। और इसका प्रथम प्रेसिडेंट पूछता है तो चार्ल्स आयर। अब अगर आप एग्ज़ाम देते होंगे तो आपको पता होगा। तो इसी में सारे फैक्ट हैं। तो दोस्तों आप स्टोरी तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ आपको तैयार हो ही रहा है। अगर आप स्टोरी याद कर लेते हैं, 1-2 बार 3 बार वीडियो को देख लेते हैं, तो आप फैक्ट ऑलरेडी आप कहानी के रूप में कोई भी पूछे, जैसे रामायण आप पढ़ जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि जो है रावण कौन था, तो आप बता पाते हैं ना कि वो लंका के नरेश थे, ठीक है, विभीषण के भाई थे, कुंभकर्ण के भाई थे। तो उसी तरीके से अगर आप स्टोरी के रूप में अगर इस वीडियो को अगर अच्छे से आप देख जाते हैं तो आपसे कहीं भी से भी फैक्ट पूछा जाए आप उसको आसानी से जवाब दे पाएंगे। और जो फैक्ट इसमें छूट जाएंगे, अगर आप उसको लूसेंट पढ़ेंगे तो आप लूसेंट भी आप याद कर पाएंगे, और उसके बाद आपका एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं। सिलेक्शन के लिए 65% क्वेश्चन करना पड़ता है, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। तो आप आसानी से 100 में से 80% चीज़ें यहीं से तैयार कर लेंगे, और 65 पे सिलेक्शन होना है। तो बाकी के 20% इतने उनके चक्कर में क्यों पड़ते हैं आप? सिलेक्शन तो आपका 65% क्वेश्चन पे ही होना है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि हमारे जितने नोट्स हैं बस इसको आप देखना है, आपको लूसेंट देख के जाना है, ठीक है। तो आपका प्री में भी काम हो जाएगा, मेंस में आपको इसी वीडियो को फिर से देखना है, और ज़रूरत पड़ेगा तो आपको 11-12 एनसीईआरटी देखेंगे, टाइम मिलेगा तो 9-10 भी देख लेंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा आने वाले समय में, जब मेंस होगा तो मैं आपको बताऊंगा। आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, जैसे जैसे अगर मैं कहूँगा अगर आप ऐसे ऐसे करते हैं तो आपको इसका बहुत लाभ होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो जो जो मैं कहूँगा उतना ही बताऊँगा, टू द पॉइंट, जो एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ने कहूँगा, मोटा मोटा किताब पढ़िए, ये पढ़िए, वो पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं। बस जितना बताऊँगा अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो आप आराम से लिख जाएंगे मेंस में भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देख लिए 1698 में बंगाली सूबेदार अजी मुसान ने अंग्रेज़ों को सुल्तानती, गोविंदपुर, कालीकाता की जमींदारी प्रदान की। इन स्थानों को मिलाकर जॉब चारनॉक ने फोर्ट विलियम कलकत्ता की स्थापना की, जिसका प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर था। मुगल सम्राट फारूक सियर ने अंग्रेज़ों को 1717 में, देखिए ये सबसे कायर इसको कहा जाता है इतिहास में, धूर्त था एकदम, ये भी नालायकी था मुग़ल दरबार में, ये भी इसने भी जो है काफ़ी हिंदुस्तान की बेइज्जती कराई, और इसका भी बहुत बड़ा योगदान है अंग्रेज़ों को यहाँ मजबूत करने में। तो देखिए पढ़ेंगे तो आप खुद समझ में आ जाएगा। मुग़ल सम्राट फारूक सियर ने अंग्रेज़ों को 1717 ये डेट याद रखिएगा, में एक शाही फरमान प्रदान किया, जिसके तहत 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार की छूट मिली, और कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुग़ल साम्राज्य में चलाने की अनुमति मिली। इस शाही फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सोच लीजिए आप, अब शुरू हो चुका है अंग्रेज़ों का लूटना। मात्र 3000 रुपया वार्षिक कर दे के इन्होंने बंगाल में निःशुल्क व्यापार किया अंग्रेज़ों ने,
फारूखियर के आदेश की वजह से, ठीक है। और इनकी अंग्रेज़ों द्वारा जो है सिक्कों को ढालने द्वारा, मतलब कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल साम्राज्य में चलाने की अनुमति मिल गई। सोच लीजिए, अब वो सिक्का बना रहे हैं, अब उनका जो है पूरे मुगल दरबार में जो है उस सिक्कों को देश में चलाया जा रहा है। सोच लीजिए कितना बड़ा मूर्ख राजा था ये। इसी शाही फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कंपनी का मैग्ना कार्टा किस फरमान को कहा जाता है, तो फारूखियर के जो फरमान है उसको कहा जाता है। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। तो अंग्रेज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देख लिए। अब अंग्रेज़ों के बारे में ही पूरा मॉडर्न हिस्ट्री जुड़ा हुआ है। अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, आगे हम लोग विस्तारपूर्वक देखेंगे। अब अंग्रेज़ों के बाद कौन आया? फ्रांसीसी कंपनी, ठीक है। फ्रांसीसी कंपनी देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा इन्होंने शासन किया और अंग्रेज़ों से इनकी काफ़ी लड़ाई हुई, ठीक है। तो ये पूर्णतः सरकारी थे, ठीक है। इनका भी जो है फ्रांस से ही शासन चलता था, मतलब फ्रांस की सरकार ही यहाँ की कंपनी पे, मतलब ये कंपनी थे, ये व्यापार करने आए थे हिंदुस्तान में। तो इस कंपनी पे जो है वहाँ की जो सरकार थी, फ्रांस जो देश है, वहाँ की सरकार ने यहाँ जो आदेश देते थे वही इनको फॉलो करना पड़ता था। तो 1884 में फ्रांस शासक लुई 14, नाम ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। फ्रांस शासक लुई 14 के समय वित्त मंत्री कोलवर्ट के प्रयासों से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है। तो कौन फ्रांस का शासक था उस समय? लुई 14। और वित्त मंत्री कौन था? कोलवर्ट के प्रयासों से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1668 में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में सूरत में पहली व्यापारिक बस्ती की स्थापना हुई, ठीक है। तो सूरत में फ्रांसीसियों ने भी अपनी व्यापारिक बस्ती की स्थापना की, ठीक है। कौन गवर्नर था फ्रांसीसियों का? कैरो, नाम ध्यान रखिएगा। 1668 में जिस लाइन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, मतलब वो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं प्रश्न प्री में, ठीक है, खासकर स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा। 1668 में फ्रांसीसी अधिकारी कैरो के नेतृत्व में सूरत में पहली व्यापारिक बस्ती की स्थापना हुई। 1673 में फ्रैंक मार्टिन के नेतृत्व में फ्रांसीसी बस्ती की स्थापना पौंडीचेरी में हुई, ठीक है। तो फ्रैंक मार्टिन के नेतृत्व में जो है फ्रांसीसी बस्ती की स्थापना पौंडीचेरी में भी हुई, लेकिन पहली बस्ती ध्यान रखिएगा सूरत में। पौंडीचेरी, आज का जो पौंडीचेरी आप देख रहे हैं। फ्रांसीसी कंपनी एक पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। इसे राज्य द्वारा वित्तीय सहायता दी गई थी और इसके गवर्नर सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते थे। मतलब फ्रांस के जो सरकार है वही नियुक्त करती थी यहाँ के गवर्नर को, ठीक है। गवर्नर मतलब यहाँ की कंपनी का जो सबसे बड़ा हेड, उसकी नियुक्ति वहाँ का सरकार ही करती थी, ध्यान रखिएगा। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच हुए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अंग्रेज़ों फ्रांसीसी भी बहुत तेज़ी से यहाँ हिंदुस्तान में अपना व्यापार को फैला रहे थे, समृद्ध हो रहे थे। तो अंग्रेज़ों को देखा नहीं गया, तो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध होने लगे। तो इसी युद्ध को कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। इस कर्नाटक युद्ध में 3 युद्ध लड़े गए दोस्तों, ठीक है, 3 युद्ध लड़े गए और इसी तीसरे युद्ध में ये अंग्रेज़ फ्रांसीसियों को हरा देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आपको खुद ही समझ में आएगा। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच, जो कि 1746 से लेकर 1748 के बीच में ये प्रथम युद्ध होता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में देखिए क्या होता है। यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न से ब्रिटेन और फ्रांस के बीच संघर्ष शुरू हुआ। मतलब आप उस समय विश्व युद्ध, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप इसको लिंक कर पाएंगे। उस समय अभी मैं जितनी बातें आपको ज़रूरत है मैं उतना मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ये मुद्दा। तो विश्व में उस समय ऑस्ट्रिया, जो कि आज का यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, यूरोप में है, उसके उत्तराधिकार के लिए, मतलब वहाँ उसके उत्तराधिकार के प्रश्न के लिए ब्रिटेन और फ्रांस वहाँ युद्ध कर रहे थे, ठीक है। एक तरफ ब्रिटेन था, एक तरफ फ्रांस था, वहाँ संघर्ष चल रहा था। उसका असर यहाँ हिंदुस्तान में भी पड़ रहा था, ठीक है।
तो बस आप इतना समझिए, यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न से ब्रिटेन और फ्रांस के बीच संघर्ष शुरू हुआ। अतः भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी संघर्षरत हुए, मतलब यहाँ भी युद्ध करना शुरू कर दिए। वस्तुतः अंग्रेज़ों ने दक्षिण पूर्व एशिया में कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर नियंत्रण कर लिया। दक्षिण पूर्व एशिया, जैसे आज देख रहे हैं ना, दक्षिण पूर्व एशिया पे चीन का प्रभुत्व बढ़ रहा है, वही दक्षिण पूर्व एशिया जिधर इंडोनेशिया, फिलीपींस ये सब है, उसी क्षेत्र में कुछ फ्रांसीसी जहाज जो वहाँ थे, जहाज़ पर नियंत्रण कर लिया अंग्रेज़ों ने। अतः इसके जवाब में डुप्ले ने मद्रास के ब्रिटिश क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तो उसी यूरोप में चल रहे युद्ध को लेके हिंदुस्तान में जो है अंग्रेज़ों ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में जो फ्रांसीसी जहाज़ है उस पर नियंत्रण कर लिया। फिर उसके एवज में जो फ्रांसीसी गवर्नर उस समय था डुप्ले, बहुत तेज़ तरार अधिकारी था ये, ठीक है। अगर इसको ना बुलाया गया होता ना फ्रांस में दोबारा वापस, तो ये आराम से अंग्रेज़ों को निपटा दिया होता, लेकिन इसको समय से पहले बुला लिया गया वहाँ। तो इसके जवाब में डुप्ले ने मद्रास के ब्रिटिश क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और यह क्षेत्र कर्नाटक के नवाब औरुद्दीन, ठीक है, औरुद्दीन के अधीन था। अतः उसने फ्रांसीसियों के इस कदम का विरोध किया। अतः सेंट टोमे के युद्ध में फ्रांसीसियों से नवाब पराजित हुआ। कहने का मतलब ये है कि इसके अंग्रेज़ों ने जो है दक्षिण पूर्व एशिया में तो अपना फ्रांसीसी जहाज़ों पर नियंत्रण कर ही लिया। इसके जवाब में डुप्ले जो है, जो फ्रांसीसी अधिकारी था, उसने मद्रास के ब्रिटिश क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। जो मद्रास का क्षेत्र आज जो तमिलनाडु, उस समय मद्रास कहा जाता था, आज का तमिलनाडु को, ठीक है। तो मद्रास के ब्रिटिश क्षेत्र पर इसने कब्जा कर लिया और यह क्षेत्र जो था वो कर्नाटक के नवाब औरुद्दीन के अधीन था, ठीक है। तो उस समय कर्नाटक, मद्रास सब एक ही थे, समझ रहे हैं, तमिलनाडु। तो उस समय वहाँ का नवाब था, नवाब औरुद्दीन के अधीन था। तो फ्रांसीसियों ने इस कदम का विरोध किया। अतः सेंट टोमे का युद्ध हुआ और फ्रांसीसियों ने नवाब को पराजित किया, अनवरुद्दीन को, और उससे ये छीन लिया मद्रास को। 1748 में यूरोप में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच एक्सला-सेप्पल की संधि हुई, ठीक है। अभी प्रथम युद्ध चल रहा है दोस्तों, कर्नाटक का प्रथम युद्ध। तो 1746 से लेकर 1748 तक ये कर्नाटक प्रथम युद्ध चलता है। तो 1748 में यूरोप में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच एक्सला-सेप्पल की संधि हुई, मतलब वहाँ युद्ध समाप्त हुआ तो एक संधि होती थी, ठीक है। संधि में एक दूसरे पे बातें होती थी कि हमको ये दे दीजिए, हमको वो दे दीजिए, फिर शांति स्थापित की जाती थी। जैसे आज तरह से थाने में आप जाएंगे तो सुलहनामा होता है ना, दो पार्टी के विपक्ष में, दो पार्टी के साथ, उसी तरह से उस समय संधि होती थी, एक्सला-सेप्पल की संधि। तो इस संधि को ध्यान रखिए कि यूरोप में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच कौन सी संधि हुई थी, एक्सला-सेप्पल संधि हुई थी। इसी संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसके तहत एक्सला-सेप्पल संधि के तहत भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ और पुनः अंग्रेज़ों को प्राप्त हुआ, ठीक है। तो जो मद्रास का कर्नाटक का क्षेत्र था वो दोबारा से फिर अंग्रेज़ों को मिल गया और फिर जो उधर साइड में जो जहाज़ उन्होंने हड़पा था दक्षिण पूर्व एशिया में, वो पुर्तगालियों को, इसको फ्रांसीसियों को वापस लौटा दिया गया। तो इनको अपना अपना क्षेत्र वापस मिल गया। फिर ये संधि हुई और यूरोप में एक्सला-सेप्पल संधि हुई और सब शांति ख़त्म हो गया। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ, ठीक है। उसके तुरंत एक साल बाद जो है फिर फ्रांसीसी अंग्रेज़ों में युद्ध शुरू हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के रूप में। इसका काल क्या है, 1749 से लेके 54, मतलब ये 5 साल तक युद्ध चला, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। यह युद्ध कर्नाटक एवं हैदराबाद के उत्तराधिकार के प्रश्न पर अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ, ठीक है। किसके उत्तराधिकार के मामले में, तो कर्नाटक और हैदराबाद, ठीक है। ये दोनों राज्य को लेके इसके उत्तराधिकारी के प्रश्न पर अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध शुरू हुआ, ठीक है। तो कर्नाटक और हैदराबाद ये दोनों राज्य ध्यान रखिएगा। तो कर्नाटक जो नवाब था, ठीक है, वहाँ दो लोगों में मतभेद था,
ठीक है। कर्नाटक में दो लोग जो है सत्ता के लिए लड़ रहे थे, जो राजा भारत हिंदुस्तानी थे, चंदा और अनवरुद्दीन। आपको पता है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कर्नाटक और हैदराबाद राज्य के उत्तराधिकार के मामले में युद्ध शुरू हुआ। तो कर्नाटक और हैदराबाद में भारतीय शासकों में आपस में ही दो दो लोगों में झगड़ा हो गया। तो कर्नाटक में दो शासक के बीच जो झगड़ा हुआ, किसके किसके बीच? चंदा और अनवरुद्दीन। चंदा और अनवरुद्दीन के बीच में कर्नाटक में युद्ध हुआ। तो चंदा को सपोर्ट करते थे फ्रांसीसी अधिकारी, ठीक है, फ्रांसीसी समर्थन करते थे चंदा का, और अनवरुद्दीन को अंग्रेज समर्थन कर रहे थे। तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में जो दो लोग में विवाद हो रहा था, चंदा और अनवरुद्दीन में, तो जिसमें चंदा को फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहे थे, अनवरुद्दीन को अंग्रेज समर्थन कर रहे थे। उसी तरह हैदराबाद में दो लोग थे हिंदुस्तानी, नसीर जंग और मुजफ्फर जंग। इन दोनों में युद्ध हुआ। तो नसीर जंग को अंग्रेज समर्थन कर रहे थे और मुजफ्फर जंग को फ्रांसीसी समर्थन कर रहे थे, ठीक है। तो मुजफ्फर जंग और चंदा और फ्रांसीसी, ये तीनों समझ रहे हैं आप। मुजफ्फर जंग जो हैदराबाद का शासक था और चंदा कर्नाटक का, तो इनको फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहे थे, और नासिर जंग और अनवरुद्दीन को अंग्रेज समर्थन कर रहे थे, ठीक है। त्रिगुट हो गया था। इस युद्ध में 1749 में अंबुर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में 1749 में इसी को अंबुर का युद्ध कहा गया, जिसमें फ्रांसीसी गुट द्वारा नवाब अनवरुद्दीन की हत्या कर दी गई। अनवरुद्दीन कहाँ का था? देखिए, कर्नाटक का। इसकी हत्या कर दी गई फ्रांसीसियों द्वारा, ठीक है। फ्रांसीसियों द्वारा नवाब अनवरुद्दीन की हत्या कर दी गई। किंतु क्लाइव की कूटनीतिक क्षमता के द्वारा, क्लाइव आप जान रहे होंगे, बहुत बार आधुनिक, एक तरह समझ लीजिए कि अंग्रेज़ों का उद्भव यहीं से शुरुआत हुआ। क्लाइव ही ऐसा अंग्रेज गवर्नर था, इतना तेज़ तर्रार था। पहले ये सेनापति था, ठीक है, सेनापति करें, क्लर्क था। ये होता है ना कि एक तो कंपनी होती है, उसमें क्लर्क रखा जाता, तो ये क्लर्क था। इतना तेज़ तर्रार था कि ये प्रमोशन पाके गवर्नर बन गया, ठीक है। बहुत तेज़ तर्रार, बहुत बढ़िया बुद्धिजीवी था ये। तो जब फ्रांसीसी गुट ने नवाब अनवरुद्दीन, जो कि कर्नाटक का था, जब इसकी हत्या कर दी गई, तो क्लाइव की कूटनीतिक क्षमता के द्वारा, क्लाइव अंग्रेज़ों का गवर्नर था, ठीक है, के द्वारा अंततः कर्नाटक पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण स्थापित हुआ। कहने का मतलब ये है कि भले अनवरुद्दीन की हत्या कर दी फ्रांसीसियों ने, लेकिन क्लाइव की कूटनीतिक क्षमता के द्वारा कर्नाटक में फिर भी अंग्रेज़ों का ही नियंत्रण स्थापित हुआ। ऐसे में फ्रांसीसियों की पराजय के लिए डुप्ले को उत्तरदायी मानकर उसे वापस फ्रांस बुला लिया गया, ठीक है। अब सोचिए कि नवाब को मार दिया गया, जो नवाब अनवरुद्दीन था, अब तो चंदा को बैठना चाहिए, लेकिन फिर भी क्लाइव की इतनी अच्छी कूटनीति क्षमता थी कि उसने फिर भी जो है कर्नाटक को प्राप्त कर लिया। और इसी के बदले जो फ्रांस के जो सरकार थी, उसने देखा कि साला डुप्ले की वजह से ही जो है ये हाथ से चला गया है कर्नाटक, इसलिए इसको वापस बुला लिया गया। वैसे डुप्ले भी कम नहीं था, बहुत तेज़ तर्रार था। तो डुप्ले को उत्तरदायी मानकर उसे वापस फ्रांस बुला लिया गया और उसकी जगह गोंडेहू को गवर्नर नियुक्त किया गया, और पांडिचेरी 1754 की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। तो पहली संधि कौन सा था? एक्सला-चैपल की संधि, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछता है। एक्सला-चैपल की संधि के द्वारा पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा जो संधि था वो पांडिचेरी की संधि, ध्यान रखिएगा। ये जब युद्ध होता था ना, तो उसके बाद ये संधि करके जो है युद्ध को समाप्त करते थे। तो इस तरह से पांडिचेरी की संधि के साथ द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। डुप्ले को वापस बुला लिया गया। अब तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ, ठीक है, 1758 से लेकर 63 में। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ,
1758 और 63 ये आखिरी युद्ध था। यहाँ फ्रांसीसी समाप्त हो जाएंगे, हार जाएंगे वनडे के युद्ध में। तो यूरोप में चल रहे हैं सप्तवर्षीय युद्ध, यही युद्ध चला था दोस्तों, ठीक है। सप्तवर्षीय युद्ध जो है एक तरह से मतलब पूरे यूरोपियन कंट्री आपस में ही लड़ती थी, ब्रिटेन भी उसमें था, ठीक है। तो अभी बस इतना आप जानिए, आगे जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कोल्ड वार, सप्तवर्षीय वार, कौन कौन सा वार किन के बीच हुआ और पूरा विश्व किस तरह से सम्मिलित हुए और किन का क्या क्या हुआ। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है। अभी बस इतना जान लीजिए कि यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध जो कि 1756 से लेकर 63 के बीच में हुआ के कारण भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी संघर्षरत हो गए, मतलब आपस में युद्ध लड़ने लगे, ठीक है। अंततः अंग्रेज़ों ने वांडीवास की लड़ाई में 1760 में फ्रांसीसियों को पराजित किया। तो ये लड़ाई आप ध्यान रखिएगा। तो अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को किस युद्ध में पराजित किया? वांडीवास की लड़ाई में 1760 में, ठीक है, फ्रांसीसियों को पराजित किया। इसी के साथ फ्रांसीसी शक्ति का पराभव हुआ, मतलब ख़त्म हो गए फ्रांसीसी, वो छोड़ के चले गए और हैदराबाद पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हुआ। तो कहने का मतलब छोड़ के चले नहीं गए, मतलब फ्रांसीसी अब से व्यापार करने लगे, उनको सत्ता और शासन से कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक है। अब मतलब सरकार में सिर्फ हस्तक्षेप अंग्रेज ही कर सकते थे, बाकी सब अब व्यापार के रूप में ही व्यापारी ही रह गए, नॉर्मल, वो सिर्फ बिजनेस करते थे। तो इसी के साथ फ्रांसीसी शक्ति का पराभव हुआ और हैदराबाद पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हुआ। तो कर्नाटक पे भी ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया और हैदराबाद पर भी, ठीक है। तो काम खत्म, दोनों राज्य मिल गए, काम खत्म। और ये तीसरे जो कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई? पेरिस की संधि हुई 1763। तो पहला एक्सला-सेपल, दूसरा पौंडीचेरी की संधि हुई दूसरे कर्नाटक युद्ध में, और तीसरा में पेरिस की संधि हुई। पेरिस फ्रांस की राजधानी, ठीक है। तो पेरिस की संधि 1763 में हुआ। इसके अंतर्गत कर्नाटक का तीसरा युद्ध की समाप्ति हो गई, जिसमें फ्रांसीसी हार गए। उस युद्ध का नाम क्या था? वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ, ठीक है। फिर बंदरा का युद्ध 1759, बेदरा का युद्ध, ठीक है। तो वांडीवास में फ्रांसीसी हारे अंग्रेज से। फिर बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था, जिसमें डच पराजित हुए थे। वांडीवास का युद्ध 1760, जिसमें फ्रांसीसी पराजित हुए थे अंग्रेज़ों से। सैन टोमे का युद्ध, ये प्रथम कर्नाटक का युद्ध था, इसका नाम सैन टोमे का युद्ध कहा जाता है। अंबूर का युद्ध द्वितीय कर्नाटक युद्ध को कहा जाता है। तो पूछता है क्वेश्चन कि सैन टोमे युद्ध किसको कहा जाता था? प्रथम कर्नाटक, अभी हम लोग देखे 46-48 में हुआ था, 1746-48 में। अंबूर का युद्ध दूसरे कर्नाटक युद्ध को कहा जाता था। और एक्सला-सेपल की संधि पहले कर्नाटक युद्ध में 1748 में हुआ था। इसी से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। तो इतने बातें आपको ध्यान रखना है। फिर हम लोग देख लेंगे फ्रांसीसियों के पराजय के कारण क्या थे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपके लिए इतना मेहनत हो रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अब हम लोग समझेंगे कि फ्रांसीसियों के पराजय के कारण क्या थे, ठीक है। अंग्रेज़ों से क्यों पराजय हुए, ठीक है। अंग्रेज़ों से कैसे पराजित हो गए, और उसमें अंग्रेज़ों ने साथ लिया भारतीय राजाओं का, ठीक है। तो उनकी कूटनीति बहुत खतरनाक थी। तो फ्रांसीसी कंपनी का सरकारी चरित्र होना, कहने का मतलब कि यहाँ जो फ्रांसीसी कंपनी हिंदुस्तान में थी, इसको फ्रांस सरकार चला रही थी। तो मतलब फ्रांस सरकार क्या जानती है कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, तो उनके दबाव में वो जो आदेश देते थे वही ये करते थे। और ब्रिटिश कंपनी के साथ ऐसा नहीं था, अंग्रेज़ों पूरा मतलब स्वतंत्र थे, ठीक है। उनको पूरा आज़ादी थी, जो करे वो करें। बाद में ये 1757 जब विद्रोह होगा तो उसमें जो ये रानी विक्टोरिया का जो है दबाव इन पे पड़ेगा। अभी ये एकदम खुले भेड़िए की तरह जो है अपना सब काम कर रहे थे, लेकिन फ्रांसीसी कंपनी पे उनके सरकार का दबाव था। इस वजह ये भी कारण था कि जो है इनके हारने का। दूसरा है फ्रांसीसी सेनापति एवं अधिकारियों का आपस में सहयोग व समन्वय का अभाव। जैसे सब जगह होता है, कहीं भी अगर कोई चीज़ फेल होता है तो इसका यही कारण होता है, ठीक है। उनका अपना सेनापति में ना बनना, अधिकारियों में आपस में एकजुटता ना होना, एकता ना होना, ये भी था।
फ्रांसीसी की कमज़ोर नौसेना, ठीक है, नौसेना पानी वाला, तो उसका कमज़ोर होना, समुद्र में इनकी पकड़ कम होना, पांडिचेरी जैसे क्षेत्र को सत्ता का केंद्र बनाना जो स्थानीय शत्रुओं से घिरा हुआ था। तो पांडिचेरी क्षेत्र को ही जो है ये अपना सत्ता के केंद्र बनाए थे, जो कि ये शत्रुओं से घिरा हुआ था, ये भी कारण था। अब है ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, अब वो टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है। एक चैप्टर जो हम लोगों ने जो है पहला देखा था यूरोपियों का आगमन, वो हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा चैप्टर जो है ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, ठीक है। अब इस तरीके से इनको हरा के, सारे यूरोपीय जो अपने प्रतिद्वंदियों को हरा के अंग्रेज अब जो है अपना विस्तार करेंगे भारत में। मतलब जितनी यूरोपियन कंपनी वालों को तो हरा दिया, यूरोपीय कंट्री वालों को, उनको कमज़ोर कर दिया, अब वो सिर्फ व्यापार करने लगे। अब अंग्रेज जो है भारतीय राजाओं से युद्ध करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से युद्ध जीत के और ये अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। तो अब देखिए कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कैसे होता है, ठीक है। तो मुग़ल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम सूबेदार मुर्शिद कुली खां था। अब हम लोग बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किस तरह से होता है। पहले ब्रिटिशों, सब आपको पता है कि बंगाल सबसे समृद्ध राज्य था, तो हर कोई वहीं आके व्यापार करता था, ठीक है। तो पहले हम लोग बंगाल की ही बात करेंगे। तो मुग़ल सम्राट जो था, बंगाल में जो आखिरी सूबेदार नियुक्त किया था उसने मुर्शिद कुली खां को, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खां जो है बंगाल का सूबेदार था, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खां के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, इसी से आगे अंग्रेज जुड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो एक तरह समझ लीजिए कि मुर्शिद कुली खां ही मुग़ल दरबार में बंगाल का नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727 तक इसका शासन था बंगाल में। औरंगज़ेब ने मुर्शिद को बंगाल का दीवान बनाया, ठीक है। औरंगज़ेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया। इस समय बंगाल का सूबेदार अजीमुसान था। तो देखिए दोस्तों, दीवानी और सूबेदारी ये दो चीज़ें थी। जैसे आज आप लोग देखते हैं ना कि पुलिस प्रशासन को अलग लोग संभाल रहे, कानून व्यवस्था को अलग लोग संभाल रहे हैं और वित्त प्रणाली को अलग लोग संभाल रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं ना, वित्त मंत्री अलग हैं, अपने गृह मंत्री अलग हैं। तो उसी तरीके से उस ज़माने में दीवान को वित्त मंत्री, एक तरह से वित्त मंत्री थे, मतलब राजस्व की वसूली करते थे। और जो सूबेदारी, जो जमींदारी, मतलब ज़मीन से जो टैक्स वसूलते थे, जो पुलिस प्रशासन को कंट्रोल करते थे, ठीक है, तो उनको सूबेदार कहा जाता था, ठीक है। तो औरंगज़ेब ने मुर्शिद को बंगाल का दीवान बनाया, मतलब राजस्व अधिकारी। और जो बंगाल का सूबेदार उस समय था वो अजीमुसान था, जो राजवंश का होने के कारण प्रायः दिल्ली दरबार में रहता था, ठीक है। तो मतलब वो मुग़ल दरबार, मतलब मुग़ल राजवंश का ही वो था अजीमुसान। तो अजीमुसान भाई जो अब राजा के घर का है, वो राज क्षेत्रीय जगह पर ना रहकर वो दिल्ली में रहता था, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खां बंगाल में रहता था, ठीक है, ठीक है, दिल्ली दरबार में रहता था कौन, अजीमुसान। अतः वास्तविक शक्ति मुर्शिद के पास था, ठीक है, वास्तविक शक्ति जो था मुर्शिद कुली खां के पास था। मुग़ल सम्राट फारूक सियर ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, ठीक है। मुग़ल सम्राट फारूक सियर ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। बात समझ रहे हैं। पहले दीवान औरंगज़ेब ने नियुक्त किया था, ठीक है। उसके बाद अजीमुसान ज़्यादा दिल्ली में रहता था, तो बाद में मुग़ल सम्राट फारूक सियर जो था वो मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया, ठीक है। यह मुग़ल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। इसी के साथ बंगाल में वंशानुगत शासन की शुरुआत हुई, ठीक है। इसके बाद मुर्शिद कुली खां का भाई और बेटा ही बारी बारी जो है ये बंगाल पे शासन करेंगे, जैसे आप आगे देखेंगे। तो वंशानुगत हो गया इसके बाद।
मुर्शिद कुली खां के राजस्व संबंधी सुधार देख लीजिए कि मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में राजस्व संबंधी सुधार कैसे कैसे किया, इसको आप देख लें। छोटे जमींदारों का उन्मूलन किया और फिर जागीर भूमि का एक बड़ा हिस्सा खालसा भूमि, जिसको राजकीय भूमि में परिवर्तित किया। फलतः राजकीय आय में वृद्धि हुई। कहने का मतलब छोटे जमींदारों का उन्मूलन उसने किया और जो जागीर भूमि का एक बड़ा हिस्सा खालसा भूमि, ठीक है, राजकीय भूमि में परिवर्तित किया और फलतः राजकीय आय में वृद्धि हुई। उसने बड़े जमींदारों को प्रोत्साहन दिया, मतलब छोटे जमींदार को उसने नेगलेक्ट किया, ठीक है, और बड़े जमींदारों को उसने प्रोत्साहन दिया क्योंकि वे राजस्व वसूली और भुगतान की जिम्मेदारी लेते थे। किसानों के हितों के लिए तकाबी ऋण प्रदान किया। तो पूछता है कि तकाबी ऋण किसने लाया था, तो मुर्शिद कुली खां ने। तो किसके लिए लाया था, किसानों के हितों के लिए। तो किसानों के हितों के लिए तकावी ऋण प्रदान किया। मुर्शिद के सुधारों से नाराज होकर गुलाम मोहम्मद उदय नारायण सीताराम राय, ठीक है, मुर्शिद कुली खां के सुधारों से नाराज होकर गुलाम मोहम्मद उदय नारायण, सीताराम राय, सुजात खां, नजात खां जैसे जमींदारों ने विद्रोह किया। इन विद्रोहों का दमन कर मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में शांति व्यवस्था स्थापना की। मतलब इन्होंने इन जमींदारों को इन्हें दमन कर दिया, ठीक है, और मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में शांति व्यवस्था की स्थापना की। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। कई बार, 1000 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी किसने स्थापित की, मुर्शिद कुली खां ने, ठीक है। बंगाल की राजधानी पहले ढाका था, तो मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। उसके बाद उसका भाई अली वर्दी खां सत्ता पे बैठा, ठीक है। उसके जाने के बाद तो अली वर्दी खां 1740 से 56 तक बंगाल का संभालता है, 1740 से लेके 56 तक। तो अली वर्दी खां के बारे में देखते हैं। इसने मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ रिश्वत देकर अपने पद की स्वीकृति प्राप्त की, ठीक है। अली वर्दी खां जो कि मुर्शिद कुली खां का भाई था, इसने मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ रिश्वत देकर अपने पद की स्वीकृति प्राप्त की और फिर कभी भी मुग़ल सम्राट को राजस्व नहीं भेजा, ठीक है। अर्थात बंगाल के नवाब द्वारा भेजा जाने वाला राजस्व अलीवर्दी ने बंद कर दिया, ठीक है। शुरू में तो मोहम्मद रंगीला उस समय मुग़ल सम्राट था, ठीक है, उसको 2 करोड़ रिश्वत देकर तो ये बंगाल की गद्दी पा लिया। उसके बाद इसने जो है उसके बाद बंगाल का राजस्व जो है ये मुग़ल दरबार में नहीं भेजा, ठीक है। उसने राजस्व जो है भेजना बंद कर दिया। अली वर्दी को मराठों का भी सामना करना पड़ा, अतः उसने संधि कर मराठों को चौथ देना स्वीकार किया। कहने का मतलब ये है कि अली वर्दी खां पहले भारत में मराठे जो हैं बहुत शक्तिशाली थे, ठीक है। शिवाजी महाराज जैसे आपने पढ़े होंगे ना, छत्रपति शिवाजी, लोग जो हैं काफ़ी मतलब मजबूत थे। मराठा उस समय बहुत मजबूत था हिंदुस्तान में युद्ध लड़ने में। तो अली वर्दी जो था वो मराठों का सामना, उसको मराठों से भी सामना करना पड़ा और उसने संधि की, ठीक है। वो हार के उस मराठों से संधि की और मराठों को उसको टैक्स देना पड़ा। टैक्स का नाम क्या था, चौथ, ठीक है। मराठा टैक्स को चौथ कहते। चौथ एक तरह से चौथ था, सूरजमुखी थे, इस तरह के मतलब टैक्स था। आगे आप लोग पढ़ेंगे, शिवाजी इस तरीके के टैक्स लाए थे चौथ को, ठीक है। सरदेश मुखी, चौथ, ये सब टैक्स था। ये दोनों के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो बस इतना जान लीजिए कि अली वर्दी मराठों का भी सामना करना पड़ा और उसको संधि के रूप में मराठों को चौथ देना पड़ा। चौथ टैक्स है एक तरह से, मतलब गुंडागर्दी टैक्स गुंडागर्दी, सॉरी, कहने का मतलब आपको समझाने के लिए मैंने इस शब्द का प्रयोग किया। कहने का मतलब ये है कि मैं आपकी रक्षा करूँगा शत्रुओं से, ठीक है, उसके एवज में आप हमको टैक्स देंगे, ठीक है। टैक्स को ही चौथ कहा गया है ठीक है। पढ़ाने के लिए थोड़ा सा ये सब शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे
चीज़ें आसानी से जो है हमारे साथियों के दिमाग में जाए, ठीक है। और देखिए, इसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की। किसने? अलीवर्दी खां। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा है। किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि इन्हें छेड़ा ना जाए तो शहद देंगी और छेड़ने पर काट कट कर मार डालेगी। तो ये पूछा है कई बार एग्ज़ाम में कि ये व्यंग किसने कहा था। तो ध्यान रखिएगा, अलीवर्दी खां ने कहा था, ठीक है। कई लोग मुर्शिद कुली खां मार देते हैं। तो अलीवर्दी खां ने ही कहा था कि यूरोपीय की तुलना मधुमक्खियों से इसने किया था और कहा था कि यदि इन्हें छेड़ा ना जाए तो शहद देंगी और अगर तुम छेड़ दिए तो और ये काट काट के मार डालेगी। तो मतलब ये अंग्रेज़ों से लड़ना नहीं चाहता था, ठीक है। अंग्रेज़ों के बारे में इसका ये व्यंग है। अब हम लोग बंगाल में देखेंगे। उसके बाद जो है सत्ता संभालते हैं सिराजुद्दौला, ठीक है। अब यहीं से खेल शुरू होता है मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। तो पहला मुर्शिद कुली खां बंगाल में शासन किए, फिर अलीवर्दी खां आए, उसके बाद जो है सत्ता संभाले सिराजुद्दौला, ठीक है। ये 1756-57 दो ही साल रहे, लेकिन इन्हीं से प्लासी की युद्ध होती है अंग्रेज़ों से, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो सिराजुद्दौला 1756-57 में सत्ता संभालते हैं। तो सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठने के साथ ही अपने संबंधियों से संघर्ष करना पड़ा इनको। अंग्रेज़ों ने इस संघर्ष से लाभ उठाने के लिए नवाब के विरोधियों को अपने यहाँ शरण देना शुरू किया। तो दूसरी तरफ अंग्रेज़ों ने नवाब की अनुमति के बिना ही फोर्ट विलियम की किलाबंदी करना शुरू कर दिया। फोर्ट विलियम आपको ध्यान है ना, मैंने आपको बताया था जब चार्नॉक ने स्थापना किया था, उसी फोर्ट विलियम की किलाबंदी अंग्रेज़ों ने कर लिया, ठीक है। अतः सिराजुद्दौला ने हमला कर जून 1756 में फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। इस संदर्भ में हॉलवेल ने ब्लैक होल कांड का उल्लेख किया, ठीक है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जब सिराजुद्दौला जब राजगद्दी पर बैठा था तो उसका एक सेनापति था मीर जाफ़र, ठीक है। ये जाके अंग्रेज़ों से मिल गया, ठीक है। जब अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच जब ये फोर्ट विलियम पे अंग्रेज़ों ने जब फ़ायदा उठाकर जब देखा कि नवाब जो है परेशान है अपने घर के लोगों से, अपने दरबार के लोगों से, तो ये फोर्ट विलियम पे किलाबंदी करने का मतलब उसको घेरना शुरू कर दिया, ठीक है। किलाबंदी मतलब उसको चारों तरफ से सुरक्षा के लिए घेरना शुरू कर दिया। इसको देख के नवाब दुखी हुए सिराजुद्दौला, तो उन्होंने आक्रमण कर दिया और उसी में जो अंग्रेज़ थे उनको कैद कर दिया। उसी को कहा जाता है, हॉलवेल ने एक अंग्रेज़ लेखक था, उसने लिखा है इसको ब्लैक होल कांड, ठीक है। ब्लैक होल कांड, ठीक है। जिसमें ये था कि उसमें एक ही रूम में 146 अंग्रेज बंदियों को नवाब ने एक छोटे कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन उनमें से केवल 23 ही जिंदा बचे ठीक है। एक ही रूम में सालों को कैद कर दिया गया और उसमें से खाली 23 ही बचे, ठीक है। बहुत सही काम किया सिराजुद्दौला ने। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर रख दिया, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर रख दिया। किसने? सिराजुद्दौला ने। और फिर कलकत्ता का प्रभारी माणिक चंद्र को बनाया, ठीक है। ये भी देखिए द्रोही था, देशद्रोही था, इसने ये भी बाद में धोखा देगा। तो कलकत्ते का प्रभारी माणिक चंद्र को बना दिया गया सिराजुद्दौला द्वारा। ऐसे में अंग्रेज़ों ने क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना कलकत्ता में नियंत्रण हेतु भेजी और क्लाइव उस समय वहाँ का गवर्नर था, ठीक है। तो क्लाइव ने नवाब को अली नगर की संधि हेतु विवश किया। अली नगर क्या? कलकत्ता का नाम बदल गया था अली नगर, ठीक है। तो क्लाइव ने नवाब को अली नगर की संधि हेतु विवश किया, जिसके तहत मुगलों के द्वारा दी गई सभी सुविधाओं को नवाब ने अंग्रेज़ों को देना स्वीकार किया, ठीक है। जब युद्ध में राजा हार जाते थे तो भाई अंग्रेज़ जो अपना मनवाना चाहते तो मनवाते थे। तो जिसके तहत मुगलों के द्वारा दी गई सभी सुविधाओं नवाब ने अंग्रेज़ों को देना स्वीकार किया। इस समय क्लाइव ने नवाब के अधिकारियों को अपने पक्ष में मिलाना प्रारंभ किया ताकि कठपुतली नवाब की स्थापना की जा सके। इसमें प्रमुख थे मीर जाफ़र जो कि सेनापति था, मीर बख्शी जो कि
ये मीर जाफ़र और मीर बख्शी दोनों सेनापति थे। मीर बख्शी दीवान थे, ठीक है, और सेनापति मीर जाफ़र था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मीर जाफ़र और मीर बख्शी। माणिक चंद जो कि कलकत्ता का प्रभारी था, जिसको सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का प्रभारी बनाया था। अमीर चंद ये सिख पूंजीपति था। जगत सेठ, ठीक है, जो कि बैंकर था, ठीक है, ये सबको लोन देता था। राय दुर्लभ, खादिम खां ये अन्य सेनाधिकारी थे। इनको जो है क्लाइव ने अपने में मिला लिया था, बचा कौन? इस वजह से सिराजुद्दौला जो है हार गया, ठीक है। तो अब समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में कितने देशद्रोही थे। अगर हिंदुस्तान इतना बड़ा था, सोचिए अंग्रेज़ जो है मात्र कुछ सैनिक होके यहाँ करोड़ों की संख्या को हरा दी, ठीक है। यहाँ लाखों सैनिक थे और अंग्रेज़ों के पास हज़ारों सैनिक थे। यही छल कपट करके जो है ये आज भी देखेंगे तो सरकार में कितने सारे देशद्रोही बैठे हैं। इस वजह से जो है अपना देश परेशान रहता है। तो ये आज का नहीं है, ये पहले से ही चलता आया है। अगर ये सिराजुद्दौला के दरबार में ये सब नहीं होते तो आज अंग्रेज़ ये 2 साल तक शासन करके नहीं गए होते। कई जगह जो है ये भारतीयों ने गलती किया। इसमें से ये मीर जाफ़र पहले नंबर पर है, ठीक है। ये सब मीर जाफ़र, मीर बख्शी, माणिक चंद, अमीर चंद, जगत सेठ, राय दुर्लभ, ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब लिखना पड़ता है, ठीक है, और इनके पद भी लिखना पड़ता है। तो इनके वजह से जो है ये प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों से हारा। चलिए देखिए, प्लासी का युद्ध अब शुरू होगा, ठीक है। डेट है 23 जून 1757। इस डेट को याद रखिएगा हमेशा दिमाग में अपने। 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। किसके बीच? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच। तो प्लासी बंगाल के नदिया जिला के भागीरथी नदी के तट पर स्थित था, ठीक है। बंगाल के नदिया जिला के भागीरथी नदी के तट पर स्थित था। कौन? प्लासी। तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया। अंततः सिराजुद्दौला को मैदान से भागना पड़ा और फिर मीर जाफ़र नवाब बना, ठीक है। ये सब मिल के सिराजुद्दौला को हरा देते हैं। फिर राजा अंग्रेज़ किसको बनाते हैं? मीर जाफ़र को, जो सेनापति था सिराजुद्दौला को, उसी को जो है अंग्रेज़ कठपुतली के रूप में नवाब बनाते हैं बंगाल का। अब आइए हम लोग थोड़ा मीर जाफ़र के बारे में देख लेते हैं, जिसको नवाब अंग्रेज़ों ने बनाया था, देशद्रोही। तो मीर जाफ़र 1757 से 60 3 साल तक सत्ता दिया था। फिर बाद में भी ये 2 साल के लिए करेगा। अगर आपको अभी फिर हटा देते हैं 60 में, फिर किसी को लाते हैं अंग्रेज़। इसी तरीके से अब अंग्रेज़ ही सत्ता में नवाबों को बैठाएंगे और अपना टैक्स माफ़ करवाएंगे, वहाँ का ज़मींदारी लेंगे, धनवान बनेंगे, यहाँ का पैसा ब्रिटेन भेजेंगे। अब यही सब चलता रहेगा, ठीक है। तो मीर जाफ़र के बारे में देखिए, 1757 से 60 के बीच में रहता है ये सत्ता पे। मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों की मांगें पूरी की, किंतु बार बार की मांगों से दुखी होकर उसने डचों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध षड्यंत्र किया, ठीक है। डचों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध षड्यंत्र किया। इसी क्रम में 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेज़ों ने डचों को पराजित किया और अब मीर जाफ़र के स्थान पर नया नवाब लाया, ठीक है। उसी समय आपको पता है ना, पीछे मैंने बताया ना कि 1759 में बेदरा के युद्ध हुआ, डच को अंग्रेज़ों ने हरा दिया। ये डची के संग मिलके षड्यंत्र बना रहा था मीर जाफ़र। इसकी भी हवा ख़राब हो गई। अंग्रेज़ तो पहले डचों को पराजित किए, उसके बाद जो है इसको भी हटा दिए 1760 में, ठीक है। फिर लाए मीर कासिम को, ठीक है। मीर कासिम जो उसी का दामाद था। तो मीर कासिम को बैठाया तथा इसे विंसटार्ड और इसे वेंसीटाट की कृति की संज्ञा दी है, ठीक है। किसको? मीर कासिम को वेंसीटाट की कृति की संज्ञा दी है। अब आइए हम लोग उसके बाद मीर कासिम बैठता है 1760 से 63 और फिर 63 के बाद फिर मीर जाफ़र को लाया जाएगा, ठीक है। तो मीर कासिम इसी का दामाद था मीर जाफ़र का। ये बहुत तेज़ तरार था, ठीक है दोस्तों। ये सारे मतलब इंटरनेशनल रिलेशन को अच्छे समझता था, ये काफ़ी नीतियाँ बनाएगा, ये अंग्रेज़ों को अच्छे समझता था, जिसका नाम मीर कासिम है, ठीक है। तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बनाई थी। ये क्वेश्चन 1000 बार पूछ चुका है, ठीक है। बंगाल की राजधानी
मुर्शिदाबाद थी पहले, उसको मुंगेर बनाया। किसने? मीर कासिम ने। और यूरोपीय पद्धति से अपनी सेना का पुनर्गठन किया, यूरोपियन कल्चर से अपने सेना का ट्रेनिंग करवाया, ठीक है, जिससे अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है। मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के द्वारा किए जा रहे दस्तक दुरुपयोग को रोकने के लिए अंततः चुंगी समाप्त कर दी। फलतः अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष हुआ, ठीक है। कहने का मतलब जो है, अंग्रेज़ जो है समुद्र व्यापार, जो पुर्तगाली काम करते थे, ठीक है, वही काम अब अंग्रेज़ कर रहे थे। समुद्र में व्यापार करने के लिए एक तरह से परमिट देते थे, इसको दस्तक कहा जाता था, ठीक है, वो करके देते थे, तभी वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो पाता था। तो इसी का टैक्स ये अंग्रेज़ वसूलते थे। तो इसी को जो है रोकने के लिए मीर कासिम ने इसको समाप्त कर दिया। फलतः अंग्रेज़ जो है इसके साथ संघर्ष, अंग्रेज़ों का मीर कासिम के साथ संघर्ष शुरू हुआ। मीर कासिम को मारकर अवध के नवाब के यहाँ शरण लेनी पड़ी। मीर कासिम को भाग कर, मतलब अंग्रेज़ जब इससे गुस्सा हुए, जब ये दस्तक बंद किया और जगह जगह जिससे अंग्रेज़ों को फ़ायदा हो रहा था उसको उस प्रणाली को जो है मीर कासिम बंद करता गया। इससे अंग्रेज़ क्रुद्ध होकर जो है उससे युद्ध करने लगे। तो उससे वो भागकर मीर कासिम अवध पहुंचा। अवध जो है आज का उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो मीर कासिम अवध भाग गया, ठीक है। अवध के नवाब के यहाँ शरण लेनी पड़ी उसको। अतः अब नवाब पुनः मीर जाफ़र बना, फिर से मीर जाफ़र को लाया गया, ठीक है, जो कि 1760 में उसको हटा दिया गया था। फिर मीर जाफ़र को लाया गया और 1763 से 1765 फिर ये 3 साल सत्ता संभालेगा और उसके बाद ये मर जाएगा, ठीक है। मीर जाफ़र के काल में ही बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है। दोबारा जब मीर जाफ़र बैठा, इसी काल में ये बक्सर का युद्ध हुआ। उसके बाद प्लासी के युद्ध के बाद, तो प्लासी के युद्ध 1757, ध्यान रखिएगा, 23 जून 1757। उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 में होगा, ठीक है। तो मीर जाफ़र के काल में ही बक्सर का युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेज़ों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया, ठीक है। अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने। और विजयी रहा। अवध का नवाब सुजाउदौला था, मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय और बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम का गुट पराजित हुआ। अतः अंग्रेज़ों इन्हें इलाहाबाद से, कहने मतलब दोस्तों ये है कि प्लासी की युद्ध जब अंग्रेज़ों ने जीता, ठीक है, उसके बाद नवाब को बदला, मीर जाफ़र को बैठाया, फिर उसको हटा के मीर कासिम को लाया। तो मीर कासिम जब भाग के फिर ये अवध में जाके जो है शरण लिया। उस समय अवध का नवाब कौन था? सुजाउदौला, ठीक है। इसी के यहाँ ये शरण लिया, ठीक है। उसी समय मुग़ल बादशाह भी जो है वहाँ शरण ले रहे थे, ठीक है, जिनका नाम शाह आलम द्वितीय था। सोचिए कि 3 बड़े बड़े देश के सत्ताधारी बादशाह, एक बंगाल का, एक खुद अवध का और एक मुग़ल सम्राट राजा, तीनों से एक साथ युद्ध किया अंग्रेज़ों ने। प्लासी के युद्ध में तो छल कपट करके युद्ध उन्होंने जीता, लेकिन बक्सर के युद्ध में ऐसा नहीं था। बक्सर के युद्ध में कूटनीति, अच्छी कूटनीति, ठीक है, क्लाइव की अच्छी कूटनीति और हेक्टर मुनरो की अच्छी कूटनीति की वजह से अंग्रेज़ों ने यहाँ अपने बल पे युद्ध को जीता, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो तीनों राजा, अवध का नवाब सुजाउदौला, मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय और बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम का गुट पराजित हुआ। अतः अंग्रेज़ों ने इसे इलाहाबाद की संधि की। अब तीनों को हराने के बाद ये संधि करते थे, तो इनसे कौन सी संधि की? इलाहाबाद की संधि की। 2 इलाहाबाद की संधि हुई, एक 12 तारीख, एक 15 तारीख, ठीक है। कहने का मतलब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और 1765 में युद्ध ख़त्म हुआ, अंग्रेज़ जीत गए। तो 12 तारीख को 1765 में ये इलाहाबाद की संधि करते हैं, ठीक है। तो अंग्रेज़ के तरफ से क्लाइव था, ठीक है, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय था, अवध का नवाब सुजाउदौला और बंगाल का नवाब नजमुद्दौला। मीर कासिम मारा गया या भाग के नेपाल चला गया, ठीक है। इसके बारे में कुछ किताबों में लिखा है कि वो मर गया और कुछ बताते हैं कि वो नेपाल भाग गया, ठीक है। तो ये तीनों के बीच में जो है और अंग्रेज़ अधिकारी क्लाइव के बीच में
संधि हुआ। अब इलाहाबाद की संधि देखिए, जो मैं बता रहा था कि 12 तारीख को हुआ पहला, 2 संधि हो गए, एक 12-15 शायद है 1765 में। तो इलाहाबाद की पहली संधि जो है 12 अगस्त को हुआ 1765 में, मुग़ल सम्राट के साथ हुआ पहला संधि 12 तारीख को। तो अंग्रेज़ों और मुग़ल सम्राट के बीच, मुग़ल सम्राट ने बंगाल, उड़ीसा, बिहार की दीवानी अंग्रेज़ों को सौंप दी। देखिए यही संधि में होता है, संधि इसीलिए करते हैं। अभी सोचिए कि बंगाल इतना बड़ा, उड़ीसा और बिहार, ये तीनों राज्य की जो है अब दीवानी मतलब राजस्व, ठीक है, ज़मीन का राजस्व, हर तरीके का राजस्व अब अंग्रेज़ वसूलेंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अब इसी से ये धनवान होंगे, यहीं से ये हथियार बनाएंगे, यहीं से ये धन उत्पादन करेंगे, यहीं से किसानों का शोषण शुरू होगा, ठीक है, जमींदारी प्रथा आएगी, तरह तरह के टैक्स वसूले जाएंगे, फिर इसी पैसे से यहाँ बिजनेस करेंगे, फिर इसी से कच्चा माल जो है उत्पादन करवाएंगे किसानों से, ठीक है, और उसको फिर वो इंग्लैंड भेज देंगे ट्रेन के द्वारा। यहीं से सब शुरू होता है खेल, ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। तो इलाहाबाद की संधि हुई, ठीक है, पहली संधि 12 अगस्त को हुई 1765, ध्यान रखिएगा। मुग़ल सम्राट के संग पहली संधि हुई लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, अंग्रेज गवर्नर, और मुग़ल सम्राट कौन था, शाह आलम द्वितीय, ये दोनों के बीच में होता है। तो मुग़ल सम्राट ने बंगाल, उड़ीसा, बिहार की दीवानी अंग्रेज़ों को सौंप दी। मुग़ल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दिया जाएगा। यह धनराशि बंगाल के नवाब पर आरोपित की गई, ठीक है। कहने का मतलब कि अब जो मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय था, उसको 26 लाख रुपया एक साल में पेंशन दिया जाएगा। और ये पेंशन कौन देगा, वो बंगाल का नवाब देगा। बंगाल का नवाब अब कौन बन चुका है, नजमुद्दौला, ठीक है, नजमुद्दौला बन चुका है दोस्तों। मीर जाफ़र मर चुका है और नजमुद्दौला एक छोटा सा बालक था 16 वर्ष का, ठीक है। अब उसके पास कितना दिमाग है सोचिए आप। तो कठपुतली के रूप में बंगाल के सत्ता पे बैठाते जाएंगे और पूरे देश में धीरे धीरे इसी तरीके से काम अंग्रेज करेंगे। आप इनकी कूटनीति को समझिए, ठीक है। तो इनको वार्षिक पेंशन दे के इनको बैठा दिया गया, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय को। और नाम के ये मुग़ल सम्राट कहें क्योंकि जानते हैं मुग़ल सम्राट अभी भी इनको कहा जाएगा, अभी भी इनको हटाए नहीं, क्योंकि जान रहे हैं कि अंग्रेज देश में विद्रोह हो जाएगा। अब इनको नाम मात्र का जो है इनको राजा बना के रखा गया, ठीक है। इनको 26 लाख रुपया दे के शांति से बैठे रहो, जो मैं कहूँगा वहाँ साइन कर देना, जो हमको चाहिए होगा वो हमको दे देना, ठीक है। वो वाला कार्टून बना कर रख दिया। फिर अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा का क्षेत्र लेकर मुग़ल सम्राट को दे दिया। मतलब कहने का अवध के का जो क्षेत्र था इलाहाबाद और कड़ा, इस क्षेत्र को लेकर मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया। अवध के नवाब से शुजाउद्दौला से अब दूसरा संधि हुआ, ठीक है, 15 तारीख को, 15 अगस्त को 1765 में। नवाब 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में अंग्रेज़ों को देगा, मतलब अवध का। और बंगाल वाला तो पहले ही ख़त्म हो चुका था, मीर कासिम वो पहले से बंगाल शब्दस्त था, उसको हटा दिया गया, तो उसकी कोई औकात ही नहीं थी, तो उसको फिर भाग गया था नेपाल। तो अवध का भाई शासक था, यही मेन था, इसी के यहाँ दोनों शरणार्थी थे। तो अब अवध से सेटलमेंट कर रहे हैं, ये संधि कर रहे हैं अंग्रेज। तो संधि के रूप में अंग्रेज नवाब से कहते हैं कि नवाब जो है 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में अंग्रेज़ों को दे गए। मतलब ये जो युद्ध हुआ है बक्सर का युद्ध, इसमें जितनी क्षति हुई है अंग्रेज़ों की, अब इसकी भरपाई यहाँ का अवध का नवाब करेगा, ठीक है। तो 50 लाख इन्होंने रेट लगाया और इन्होंने वसूल किया अवध के नवाब से। तो नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा का क्षेत्र ले लिया गया, ठीक है, और इसको शाह आलम द्वितीय जो कि मुग़ल सम्राट को दे दिया गया। अगर कोई शक्ति अवध पर हमला करती है तो अंग्रेज सहायता करेंगे, जिसका खर्च नवाब उठाएगा। और संधि में ये बात भी थी कि अगर कोई शक्ति अवध पर हमला करती है, मतलब अवध के इर्द गिर्द जो मराठा क्षेत्र हो गया, हैदराबाद क्षेत्र हो गया, अगर ये कोई क्षेत्र अगर हमला करती है या, तो इसका मुकाबला अब अंग्रेज करेंगे, ठीक है। और इस युद्ध का खर्च, ठीक है, अब इस युद्ध का खर्च जो है वो नवाब ही उठाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको बात समझ में आ गई होगी ये संधि किस लिए करते थे।
तो अवध की बात भी हो गई, बक्सर के युद्ध की बात भी हो गई, ठीक है। अब हम लोग बंगाल में द्वैत शासन के बारे में कुछ देख लेते हैं कि द्वैत शासन क्या था, ठीक है। ये रॉबर्ट क्लाइव ने लाया था, बंगाल के गवर्नर ने, अंग्रेज अधिकारी था। तो बंगाल में द्वैत शासन 1765 और 1772 के बीच में चला, ठीक है। तो द्वैत शासन किसको कहते हैं? नवाब, ठीक है। नवाब 2 लोगों को रखा जाता था राज्य में, सूबेदार के रूप में और दीवान के रूप में। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि सूबेदार प्रशासनिक कार्य संभालता था और दीवान जो है वो वित्तीय कार्य संभालता था, मतलब टैक्स वसूली वाला काम संभालता था। तो द्वैत शासन कहने का मतलब ये है कि बंगाल में जो द्वैत शासन, पहले तो ये जान लीजिए कि द्वैत शासन कौन लाया था। तो रॉबर्ट क्लाइव, जो कि अंग्रेज गवर्नर था, उसने द्वैत शासन लाया था। और 1765 से 1772 के बीच में ये द्वैत शासन चला, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये था कि अब बंगाल का नवाब, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि नजमुद्दौला था, ठीक है। अब उसके अंतर्गत 2 लोगों को रखा गया, एक सूबेदार को और एक दीवान को, ठीक है। तो सूबेदार प्रशासनिक कार्य संभालता था, जो कि खुद नवाब संभालेगा और उसके प्रशासन संभालेंगे, और जितना वित्तीय या दीवान टैक्स वसूली वाला कार्य है वो अंग्रेज करेंगे, ठीक है। सोचिए कितना दिमाग वाला काम किए ये सब। टैक्स वसूली मतलब पैसा का लेन देन अंग्रेज करेंगे और प्रशासन का काम नवाब चलाएगा, जिससे राज्य में जो है विद्रोह, मतलब आम जनता विद्रोह ना करे, वो ये जाने कि हमारा ही नवाब बैठ के शासन चला रहा है, ठीक है। सोचिए धीरे धीरे किस तरीके से इसने चूसा हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों ने। और सहायता के लिए मोहम्मद रजा खां को रखा गया, अंग्रेज़ों की सहायता के लिए। यही द्वैत शासन था। ये अब जो है प्रशासन नवाब संभालेंगे और वित्तीय लेन देन जो है, जो दीवानी संभालेंगे, वो अंग्रेज संभालेंगे। इन्हीं को द्वैत शासन कहा गया। द्वैत शासन अपनाने के पीछे क्लाइव की सोच, देखिए क्लाइव की सोच क्या थी। स्पष्ट रूप से राजनीतिक सत्ता हाथ में लेने पर भारतीय असंतोष का सामना करना पड़ सकता था, ठीक है। स्पष्ट रूप से राजनीतिक सत्ता हाथ में लेने पर भारतीय असंतोष का सामना करना पड़ता, ठीक है। डायरेक्ट अगर ये सत्ता ले लेते अपने हाथ में तो यहाँ के लोग विद्रोह कर देते, इसलिए इन्होंने जो है ये द्वैत शासन अपनाया। फलतः आर्थिक लाभ बाधित होते, ठीक है। आर्थिक लाभ ये नहीं कमा पाते हैं, कहने का मतलब यही है। फिर ये देखिए, इस देश में आए थे आर्थिक लाभ की वजह से। इनका पहला प्रमुख कारण था आर्थिक लाभ कमाना। तो स्पष्ट रूप से सत्ता लेने पर अन्य यूरोपीय व्यापारियों को विरोध का भी सामना करना पड़ता, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट सत्ता ले लेते तो पहले तो यहाँ की जनता तो गुस्सा करती ही, दूसरा जो अन्य यूरोपीय जो आए हैं अभी भी हैं, ठीक है, पुर्तगाली हो गए, फ्रांसीसी हो गए, ये सब भी इसका विरोध करते हैं। तो स्पष्ट रूप से सत्ता लेने पर अन्य यूरोपीय व्यापारियों को विरोध का भी भय था। वस्तुओं उन्हें कर देने के लिए बाध्य करने पर उन्हें संघर्ष हो सकता था, जिसे इंग्लैंड की सरकार कंपनी पर कठोर दंड लगा सकती थी, ठीक है। अब इंग्लैंड की सरकार से डर रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि प्लासी के युद्ध के बाद ये बक्सर के युद्ध के बाद जो है थोड़े थोड़े इनको डर था। इस वजह से जो है ये जो है डायरेक्ट सत्ता अपने हाथ में नहीं ले रहे थे। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि बंगाल का ये सत्ता डायरेक्ट नहीं लेना चाहते थे, ये सिर्फ पैसा कमाने पे ध्यान देते थे। और ये इसलिए नहीं लेना चाहते थे क्योंकि जो अन्य यूरोपीय अधिकारी, जो व्यापारी है, वो हस्तक्षेप करते और यहाँ की जो आम जनता है वो भी विद्रोह कर सकती थी। बस सिंपल सी बात यही है। आराम से ही प्रशासनिक कठिनाइयों से बचना ज़रूरी था, ठीक है। अब इसका परिणाम क्या हुआ ये देखिए। कंपनियों के अधिकारियों में दायित्वहीनता का विकास हुआ, जो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था शिथिल हुई, अतः अव्यवस्था फैली, ठीक है। इसका परिणाम ये हुआ कि अब कंपनी का अधिकारी जो है, अब दायित्वहीनता मतलब जो है करप्शन शुरू कर दिया, अपने दायित्व को निभाते नहीं थे, ठीक है। इसी से कानून व्यवस्था भी शिथिल हुई और इससे अव्यवस्था फैली। मनमाने तरीके से राजस्व वसूली से कृषकों की स्थिति दयनीय हुई। मैंने आपको कहा था ना, अब राजस्व इनके हाथ में है, तो ये मन चाहे जो है ये ज़मींदार से
कहते थे कि जो है आप हमको इतना परसेंट जो है आप हमको, ज़मींदारों से कहते थे कि इतना परसेंट पैसा हमको चाहिए, ठीक है, और बाकी तुम अपने हिसाब से 1% जो है ज़मींदार था तो वो अपने हिसाब से वसूली करता था, ठीक है। तो वहीं से किसानों का भी शोषण शुरू हो गया। आगे आप समझेंगे अच्छे से। भारत में अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई। भारतीय धन का ब्रिटेन की ओर प्रभाव बढ़ा, मतलब यहाँ का धन अब ब्रिटेन जाने लगा। कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार पर ज़्यादा ध्यान देने लगे, अतः कंपनी के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, ठीक है। द्वैत शासन का, कंपनी के कर्मचारी जो है अपना खुद का बिजनेस चलाने लगे, ठीक है, और कंपनी का काम जो है, कंपनी के व्यापार पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अंततः 1772 में द्वैत शासन की समाप्ति कर वारेन हेस्टिंग ने प्रत्यक्ष रूप से कंपनी का शासन स्थापित किया। अब 1772 में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि इससे कंपनी को काफ़ी नुकसान हो रहा था, ठीक है। पर्सनल अधिकारी अपना अपना बिजनेस करने लगे, अपना फ़ायदा कमाने लगे, इस वजह से द्वैत शासन को समाप्ति कर दी गई वारेन हेस्टिंग के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, पूछता है कि द्वैत शासन की समाप्ति किसने की? वारेन हेस्टिंग ने। 1772 में यही गवर्नर था, ठीक है, और वारेन हेस्टिंग ने प्रत्यक्ष रूप से कंपनी का शासन स्थापित किया। अब इसके आगे हम लोग मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं कितना टॉपिक चैप्टर में बचा हुआ है। मैसूर काफ़ी बड़ा है। चलिए दोस्तों, इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारा जो है अब बोलने की क्षमता शिथिल हो रही है, ठीक है, मैसूर से जो है अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमको लगता है कि 2 घंटा हमारे ख्याल से हो गया होगा, ठीक है। अब कल के वीडियो हम लोग कल देखेंगे, और आप हमको कमेंट में बताइएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है मेरी आवाज़ को लेके या मेरी स्पीड को लेके। अगर आप कहेंगे तो मैं स्पीड भी बढ़ा दूंगा, जैसा आपको लगेगा आप हमको कमेंट में बताइएगा इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। और हमको बताइएगा कि आगे वीडियो डाली जाए कि ना डाली जाए। सारे सेशन को जो है हम अपने नोट से कवर कराएं कि ना कराएं, कम समझाने की कोशिश करें या रीडिंग कर दें, इस तरीके से आप हमको बताएं कमेंट में, ठीक है। जैसा आप कहेंगे उस पर बात होगी, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल।